स्टूडेंट्स, ये वीडियो है टेस्ट डिस्कशन का। हमने एक टेस्ट लिया था जिसमें हम लोग वन डायमेंशनल मोशन से लेकर के फ्लूइड्स तक, दैट इज़ पूरा हम लोग वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर, एनर्जी, रोटेशन, ग्रेविटेशन और सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स, यहाँ तक के चैप्टर्स का मतलब हाफ बुक का पूरा टेस्ट लिया था। ऑब्जेक्टिव 25 क्वेश्चंस का, उसका मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। एक एक करके क्वेश्चन आएंगे। अगर तुमने टेस्ट नहीं दिया है तो टेस्ट पहले दे लोगे, ज़्यादा अच्छा होगा। टेस्ट देने के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक करके तुम चाहो तो टेस्ट पहले दे सकते हो, ज़्यादा बेटर होगा। अदरवाइज आपको साथ साथ अटैम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन चलो आ गया स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको जल्दी से हम लोग सॉल्व कर लिया जाए। एक बार ट्राई कर लो पॉज लगा करके। चलो भाई ज़रा देखा जाए। एक प्रोजेक्टाइल का ये क्वेश्चन दिख रहा है हमें। टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल, टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच फ्रॉम ए टू बी इज टी। अच्छा, ए से बी पे पहुंचा है और उसका टाइम हमारा टी है। वो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया गया। ठीक है भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट इज स्मॉल टी, यहाँ दिया हुआ है। ए टू बी मूव करने का, ए टू बी मीन्स ऐसे गया और यहाँ मूव किया। अगर ये इंक्लाइन प्लेन नहीं होता तो ये ऐसे मूव करके यहाँ स्ट्राइक करता, लेकिन ये इंक्लाइन प्लेन पे ये प्रोजेक्टाइल किया गया है। दैट इज ये इस तरह से इंक्लाइन प्लेन प्रोजेक्टाइल है। ये यहाँ पे आकर बी पॉइंट पे स्ट्राइक किया। ए बी डिस्टेंस ट्रेवर्स करने का, ए बी जो हमारा ट्रेजेक्टरी है, पाथ है, उसको फॉलो करने का टाइम टी है। देन द डिस्टेंस ए बी इज, देन द डिस्टेंस ए बी हमें कैलकुलेट करना है तो डिस्टेंस ए बी चाहिए। कैसे निकालेंगे भाई? यहाँ तो ये प्रोजेक्ट किया गया था ऐसे, कितने स्पीड से भाई? तो u स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया है जो कि 60 डिग्री है। टोटल एंगल यहाँ जो दिख रहा है हमें, जो क्वेश्चन में दिख रहा है वो टोटल 60 डिग्री है। ये वाला जिसमें से 30 डिग्री है तो इसका मतलब ये वाला भी 30 डिग्री हो गया। इधर वाला भी हमारा 30 डिग्री हो जाएगा क्योंकि टोटल था 60 डिग्री। ठीक है, अब ऐसे में ए बी चाहिए हमें। बताओ क्या करें हम लोग, क्या करें हम लोग? तो ऐसे कंडीशन में देखो, तुम्हारे पास तो दो मेथड हो सकते हैं। एक तो तुम चाहो तो इधर वाई एक्सिस ले लिया और इधर एक्स एक्सिस ले लिया। इधर क्या कर दिया हमने? एक्स एक्सिस ले लिया, इधर वाई एक्सिस ले लिया। तो हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। मीन्स मेथड वन ये हो गया कि डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस चाहिए, एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट चाहिए, जो कि होगा यू एक्स टी और प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। इस हिसाब से काम करेंगे और टी टाइम में हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट, टी टाइम में निकाल लेंगे। तो यू एक्स का वैल्यू रखने पड़ेंगे और ए एक्स का वैल्यू रखने पड़ेंगे, हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, एक तो ये मेथड हो गया। यू एक्स का वैल्यू रखना चाहोगे तो यहाँ पे यू एक्स, एक्स डायरेक्शन में जो यू एक्स मिलेगा तुम्हें, वो यू एक्स कितना मिल रहा है भाई? तो यू एक्स मिल रहा है एक्स डायरेक्शन में, वो है यू कॉस 30 डिग्री, क्योंकि ये 30 डिग्री एंगल है तो यू कॉस 30 डिग्री ये एंगल है। अब ए एक्स कितना है भाई? तो ए एक्स भी हमें ज़रूरत है यहाँ पे ए एक्स की। तो भाई एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड में है, वो है जी। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में है, वो कितना है भाई? तो जी है। ठीक है भाई, ये जी है। तो ये जब जी है, ये हमारा 30 डिग्री एंगल है, ये 30 डिग्री एंगल है। इट मीन्स ये वाला हमारा कितना होगा? 60 डिग्री एंगल होगा। और ये वाला क्या होगा एंगल? ये वाला 30 डिग्री होगा। इसलिए इधर हो गया हमारा जी कॉस 30 और इधर हो गया हमारा जी साइन 30। इसका कंपोनेंट, जी का कंपोनेंट इधर क्या हो गया? जी साइन 30। इसलिए हम लोग एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन लिखने पड़ेंगे। एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन तो वो है अपोजिट में, दैट इज माइनस ऑफ जी और साइन 30 डिग्री। ठीक है, इस तरह से मिल गया। मीन्स u और ये cos 30 डिग्री √3/2 होता है और यहाँ पे ये हो गया माइनस ऑफ g और साइन 30 डिग्री तो हाफ होता है। इसलिए इस तरह से अब यही दोनों वैल्यू रख देंगे और डेल्टा x निकाल लेंगे, वही हमारा ए बी मिल जाएगा। ए बी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ये वाला वैल्यू रख करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो ये मेथड है भाई, ठीक है, टी टाइम लगा है तो एक तो इस तरह से निकाल सकते हो। दूसरा मेथड वो ज़्यादा सूटेबल मेथड है और ज़्यादा जल्दी ही ये सॉल्व करके निकाल देगा। कैसे? तो भाई ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है इसमें कम से कम हम लोग ये समझ सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन में, किधर भाई? तो एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, ये एक्स डायरेक्शन तो हम लोग इधर ले रखे हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बोलो ज़्यादा सूटेबल होगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन किधर है भाई? वर्टिकल है। एक्सेलरेशन किधर है? वर्टिकल है। इट मीन्स इस डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, नो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन।
नो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, हॉरिजॉन्टल कोई एक्सेलरेशन नहीं है। और जब कोई हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं है तो इसका मतलब इस डायरेक्शन का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट। जो भी इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो ज़रूर कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन ही नहीं है, इसलिए ये कांस्टेंट होगा। और इनिशियल वेलोसिटी का जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कितना है भाई, तो u और टोटल एंगल है 60 डिग्री, u और टोटल एंगल कितना है 60 डिग्री, तो ये है u cos 60 डिग्री। तो u cos 60 डिग्री मीन्स u/2 है और ये हमारा रहेगा कांस्टेंट। ये क्या रहेगा, तो कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है यहाँ तक भाई, यहाँ तक बात क्लियर है। चलो इस डायरेक्शन में जब कांस्टेंट है तो हम लोग बोल सकते हैं भाई टी टाइम ही तो चला है, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है टी टाइम। तो टी टाइम में जो डिस्टेंस कवर होगा ac, क्योंकि इस डायरेक्शन का वेलोसिटी है कांस्टेंट, इसलिए AC विल बी इक्वल टू कितना भाई, तो इस डायरेक्शन में जो हॉरिजॉन्टल हमारा वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो कि रहना है कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय द टाइम, यही होगा AC। AC वैल्यू हमें मिल जाएगा। AC वैल्यू कितना मिल गया भाई, तो AC वैल्यू मिल गया हमें, हॉरिजॉन्टल में था u/2 और टाइम लगा है t, तो ये है हमारा AC तो हमारा सिंपल कैलकुलेट हो गया। और जब AC मिल गया हमें तो ये AB भी मिल जाएगा। कैसे भाई, तो ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल देखो, कौन सा ट्रायंगल भाई, तो ये वाला ABC, AB और ये C, ABC अगर ट्रायंगल हम लोग देखें, ABC ट्रायंगल देखें, हमें AB चाहिए, जबकि हम लोग AC कैलकुलेट कर चुके हैं। और ये एंगल जो है टोटल, ये एंगल जो है वो 30 डिग्री है। और एंगल कितना है भाई, 30 डिग्री है। ये वाला एंगल तुम्हारा 30 डिग्री है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री या कॉस 30 डिग्री। ये वाला मालूम हो चुका है, ये वाला नोन है AC, निकाल चुके हैं। और ये वाला हमें कैलकुलेट करना है, तो कॉस ले लिया जाए, तो कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो AC डिवाइडेड बाई AB बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें AB का वैल्यू। AB का वैल्यू कितना मिल गया, AC डिवाइडेड बाई cos 30, AC डिवाइडेड बाई cos 30। ठीक है भाई, तो फाइनली AB का वैल्यू हमें कैलकुलेट हो गया। AC का वैल्यू था u/2 इंटू टी और डिवाइडेड बाई cos 30, cos 30 होता है √3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये इस तरह से 2 कैंसिल हो जाएंगे और ये क्या मिल जाएगा, तो ut डिवाइडेड बाई √3, ut डिवाइडेड बाई √3 क्या हो जाएगा, ut डिवाइडेड बाई √3। तो इस तरह से AB का वैल्यू हमें फाइनली कैलकुलेट हो गया। cos थीटा हम लोगों ने लिखा और cos थीटा लिख करके हम लोग AB इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि AC हमें पहले निकल गया। क्योंकि भाई जिधर एक्सेलरेशन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो कम से कम वेलोसिटी को कांस्टेंट रहने पड़ेंगे। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो हॉरिजॉन्टल में हमारा तो कम से कम एक्सेलरेशन 0 है, और इधर का एक्सेलरेशन अगर 0 है तो इधर वेलोसिटी कांस्टेंट है। इस डायरेक्शन का वेलोसिटी था u cos 60 डिग्री, तो u cos 60 से ये जा रहा है इस डायरेक्शन में, AC के डायरेक्शन में, और ये u cos 60 से चल रहा था, ये कांस्टेंट था, इसलिए टाइम t से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें AC। और जैसे ही AC का वैल्यू मिला हम लोगों को AB भी मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से इसको भी ट्राई करो, फटाफट ट्राई करो इसको। चलो भाई रेडी, 1 2 3 ट्राई करके हो जाओ फटाफट फ्री। चलो बहुत बढ़िया काम कर लिए। ए राउंड डिस्क हो गया होगा तुम्हारा, ए राउंड डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2, ठीक है, अबाउट इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। I2 है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I2 अबाउट एक्सिस जो है हमारा परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इज प्लेस्ड ओवर अनदर डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट द सेम एक्सिस। अच्छा, एक दूसरा डिस्क है, ये रोटेट कर रहा है अबाउट द सेम एक्सिस, रोटेट कर रहा है इसी एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, लेकिन ये रोटेशन है और इसका वेलोसिटी दिया हुआ है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है भाई, तो ये है I1, ये दिया हुआ है अबाउट द सेम एक्सिस। द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्क विल बी। अच्छा, इसके ऊपर ये रख दिया गया है प्लेस्ड ओवर द अनदर डिस्क जो कि रोटेटिंग है। ये वाला जो है वो रोटेटिंग डिस्क है, और इस रोटेटिंग डिस्क में हम लोगों ने ऊपर वाला जो डिस्क रख दिया ये रेस्ट में था, ये तो ऐसे हमने इसमें रख दिया, तो कंबाइंड सिस्टम बन गया। देखो भाई जैसे ही रखोगे तो ये क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। ये हमारा रेस्ट में है और ये ऐसे मूव करता हुआ था, तो इस पर फ्रिक्शन करेगा। फ्रिक्शन करने से क्या होगा, ऊपर वाले का तो स्पीड गेन होगा और इसका रिटार्ड होगा, क्योंकि जो फ्रिक्शन लगेगा नीचे वाले पे इसके रिस्पेक्ट में, देखो जो ये दूसरा सरफेस है उसके रिस्पेक्ट में इसका इस डायरेक्शन में जाने का टेंडेंसी होगा, इधर जाने का टेंडेंसी होगा, तो इस पर फ्रिक्शन जो लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा,
इस डायरेक्शन में हमारा फ्रिक्शन लग करके और इसमें रिटार्डेशन लगेगा, फ्रिक्शन हमारा इस तरह से लगेगा। और इसमें फ्रिक्शन किधर लगेगा भाई, तो ये ऐसे लगेगा फ्रिक्शन, यहाँ पे फ्रिक्शन ऐसे लगेगा, तो ये इसको उसी डायरेक्शन में रोटेट कराना चाहेगा। जीरो वेलोसिटी था इसका, धीरे धीरे रोटेट करके ये कुछ वेलोसिटी इसका बढ़ाएगा, ओमेगा का वैल्यू इंक्रीज करेगा, और ये क्या करेगा, ओमेगा का वैल्यू डिक्रीज करेगा, और इस तरह से ये इसका बढ़ता जाएगा, इसका धीरे डिक्रीज होता जाएगा, और फाइनली ये दोनों कंबाइंड वेलोसिटी से चलेंगे और फ्रिक्शन जो है काइनेटिक फ्रिक्शन वो सीज हो जाएगा और दोनों एक साथ चलना शुरू करेंगे। चलो ये फ्रिक्शन जो भी लग रहा है वो इंटरनल फोर्स है। अगर हम लोग ये टू डिस्क सिस्टम लें, फॉर टू डिस्क सिस्टम अगर हम लोग बात करें तो फ्रिक्शन विल बी, फ्रिक्शन जो कि काइनेटिक फ्रिक्शन है, ऑब्वियसली काइनेटिक फ्रिक्शन विल बी इंटरनल फोर्स, ये इंटरनल फोर्स होगा। और ये हमारा कुछ भी इंटरनल फोर्स से हमारा कोई इफेक्ट नहीं होता किस मामले में भाई, तो एंगुलर मोमेंटम को चेंज करने में। क्योंकि देखो भाई टॉर्क नेट एक्सटर्नल जो टॉर्क होता है, नेट एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू dl/dt। तो ये एक्सटर्नल फोर्स की बात करें तो एक्सटर्नल फोर्स हमारा mg है जो डिस्क पे, ये mg वेट का फोर्स लगेगा, और बाकी जो हमारा ये डिस्क जिस भी सिस्टम पे ये स्टैंड कर रहा है उस सिस्टम ने इस पे वर्टिकल फोर्स लगा करके इसको काउंटर बैलेंस किया हुआ और ये रोटेट कर रहा है। वर्टिकल फोर्स, वर्टिकल एक्सिस, और जो नॉर्मल फोर्स भी लगेगा इसका वो किधर लगेगा भाई, तो नॉर्मल फोर्स इस तरह से लगेगा, जिस सिस्टम पे जिस पे रुक करके ये रोटेट कर रहा है वो इस पे नॉर्मल फोर्स ऐसे लगेगा। दोनों फोर्स क्या है, वर्टिकल फोर्स हैं, और दोनों वर्टिकल फोर्स है, ये इंटरनल को काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स और वर्टिकल फोर्स। तो यहाँ पे देख रहे हो कि वर्टिकल फोर्स एंड वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल फोर्स और वर्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन, इट मीन्स टॉर्क विल बी ज़ीरो। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता जैसे मान लो ये डोर है, ये इसके अबाउट रोटेट कर सकता है, तो इस पर अगर रमेश लटक जाए, इसको पकड़ के लटक जाए तो ये रोटेशनल इफेक्ट नहीं आ जाएगा, इस पर टॉर्क नहीं बनेगा। जब तक इसको पुश करके टॉर्क नहीं बनेगा इस एक्सिस के अबाउट, तब तक ये रोटेशनल एक्सेलरेशन नहीं करेगा, और ये रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रह जाएगा। इसलिए वर्टिकल फोर्स, वर्टिकल एक्सिस, देयर कैन नॉट बी एनी टर्निंग इफेक्ट। अगर डोर है, घर का डोर है, उसका वर्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है भाई, होता है कि नहीं, वर्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। अगर ये है डोर तो इसमें ये एक्सिस है, ये ऐसे खुलेगा भाई, वर्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ऐसे खुलेगा। लेकिन अगर हमारा इस पे लटक जाए ऐसे करके तो क्या उससे डोर खुल जाएगा, नहीं खुलेगा। इसलिए वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल फोर्स, नो टॉर्क। अब टॉर्क नहीं है तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। नेट टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, कौन सा सिस्टम, टू डिस्क सिस्टम, कौन सा सिस्टम भाई, टू डिस्क सिस्टम का क्या होगा एंगुलर मोमेंटम, तो वो होगा कांस्टेंट। अब बस इसी का काम कर देने हैं। तो एंगुलर मोमेंटम बिफोर प्लेसिंग द अनदर डिस्क और एंगुलर मोमेंटम आफ्टर प्लेसिंग अनदर डिस्क, ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे भाई, तो ये दोनों को हम लोग इक्वेट करेंगे। तो पहले क्या था भाई, तो I2 था वो जीरो एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा था, बट I1 था वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा था। बाद में क्या हुआ, तो दोनों भाई I2 और I1 दोनों क्या हो गया, क्लब कर गया, और इससे हमें मिल गया ओमेगा डैश। तो इससे हम लोग ओमेगा डैश का वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना होगा भाई, तो I1 ओमेगा डिवाइडेड बाई I1 प्लस I2। इस तरह से हमें कैलकुलेशन हो जाएगा, और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी जरूर लेस देन इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ देख रहे हो I1 डिवाइडेड बाई I1 प्लस I2 है, इसलिए हमारा ये लेस हो जाएगा। वैल्यू कितना, I1 ओमेगा डिवाइडेड बाई I1 प्लस I2, I1 ओमेगा डिवाइडेड बाई I1 प्लस I2 जो होगा ऑप्शन वो करेक्ट कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलो इसको जल्दी से ट्राई मारें हम लोग। रेडी 1 2 3, और कर लिया फटाफट, फ्री हो जाएंगे हम लोग फटाफट। चलो भाई कर लिया होगा, चलो भाई देख लिया जाए, बहुत बढ़िया। टू मासेस स्मॉल एम एंड कैपिटल एम आर कनेक्टेड बाई ए लाइट स्ट्रिंग पासिंग ओवर स्मूथ पुली, इसको एटवुड मशीन भी बोलते हैं। ऐसे एक पुली हो और इसके दोनों तरफ से स्ट्रिंग पास हो रहा हो, इस तरह से स्ट्रिंग समझो यहाँ जा करके पास हो रहा हो, तो इसको हम लोग एटवुड मशीन भी बोलते हैं। एटवुड मशीन भी बोलते हैं। एटवुड मशीन नाम है इसका, कई बार क्वेश्चन में आ जाता है एटवुड मशीन पे, तो इसका मतलब समझ लेना, एक पुली है और इसके दोनों तरफ स्ट्रिंग हमने लटका दिया और इधर से पुली हमारा फिक्स्ड है।
तो टू मासेस स्मॉल एम कैपिटल एम कनेक्टेड बाय लाइट स्ट्रिंग पासिंग ओवर ए स्मूथ पुली, ठीक है, व्हेन मास स्मॉल एम मूव्स अप बाय 1.4 मीटर इन 2 सेकेंड, द रेशियो ऑफ स्मॉल एम एंड कैपिटल एम। तो स्मॉल एम यहाँ है, कैपिटल एम यहाँ है, ठीक है, स्मॉल एम कैपिटल एम यहाँ है। तो इस कंडीशन में बोल रहा है कि व्हेन स्मॉल मास मूव्स अप बाय 1.4 मीटर इन 2 सेकेंड, ये मूव करेगा अपवर्ड कितना से भाई, तो ये डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे 1.4 मीटर पे, ठीक है, 1.4 मीटर। व्हेन मास एम मूव्स 1.4 मीटर इन 2 सेकेंड, और टाइम कितना लगा है इसमें भाई, तो टाइम लगा है 2 सेकेंड, ठीक है भाई। डिस्प्लेसमेंट हमारा ये हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हमारा एस डैश बोले तो 1.4 मीटर, टाइम लगा है 2 सेकेंड, तो रेशियो ऑफ स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम। चलो भाई रेशियो निकालना है, स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम रेशियो, ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करने हैं, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। क्लियर है यहाँ तक? चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग, कैसे काम होगा। तो कम से कम ये तो पता है कि ऐसे अरेंजमेंट में जो भी एक्सेलरेशन होता है, हेवियर वाला डाउनवर्ड जाएगा और लाइटर वाला अपवर्ड जाएगा। तो ये अगर ए एक्सेलरेशन है इधर, इधर हमारा ये अगर ए एक्सेलरेशन है तो ये भी एक्सेलरेशन होगा, जो भी एक्सेलरेशन होगा डेट विल बी कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्यों भाई, एक्सेलरेशन का तो वैल्यू हम लोग डायरेक्ट जानते हैं, इसमें कैपिटल एम जी पहले पढ़ा है, जिन्होंने पढ़ा है वो बहुत अच्छे से जानते हैं, ये होगा इसका एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन है। नहीं तो सॉल्व करना पड़ेगा क्या भाई, तो कैपिटल एम जी ये फोर्स लगेगा, कैपिटल एम जी माइनस टेंशन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसके लिए लिखोगे तो टेंशन फोर्स माइनस स्मॉल एम जी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दो इक्वेशन, दो अननोन, सॉल्व करेंगे एक्सेलरेशन मिल जाएगा। नहीं समझे, इसका लिखोगे भाई तो लिखोगे ना कैपिटल एम जी माइनस टेंशन इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू ए, इक्वेशन नंबर 1। इसके लिए लिखोगे अपवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स, तो वो लिखोगे टी माइनस स्मॉल एम जी इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू ए, ऐसे करेंगे। अब दोनों को जब ऐड करोगे दोनों इक्वेशन को, तो ये टी कैंसिल हो जाएंगे और कैपिटल एम जी माइनस स्मॉल एम जी, कैपिटल एम जी माइनस स्मॉल एम जी इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल एम जी माइनस स्मॉल एम जी इज इक्वल टू स्मॉल एम ए प्लस कैपिटल एम ए, और ए कॉमन हो जाएगा इधर, और स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम हो गया, और इससे हमें ये मिल गया एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन का तो रेडीमेड फॉर्मूला आपको याद रखना ही चाहिए, याद होता ही है लोगों को, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये तो होता ही है। तो एक्सेलरेशन जब हमें ये मिल चुका है तो उसी एक्सेलरेशन से तो ये अपवर्ड जाएगा, और यहाँ दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है कितने टाइम में, तो हम लोग चाहें तो एक्सेलरेशन अपवर्ड इसका निकाल सकते हैं। फॉर स्मॉलर ब्लॉक के लिए जब दिया हुआ है तो हम लोग एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, एस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये यूज़ कर लें, ज़्यादा बेटर होगा। एस का वैल्यू दिया है कितना भाई, तो 1.4 मीटर ये दिया हुआ है, यू कितना था, 0 था, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन और इंटू टी स्क्वायर, तो टाइम का वैल्यू दिया हुआ है 2 सेकेंड, इसलिए ये क्या हो गया भाई, तो 2a हो गया। ये तो इधर वाला क्या हो गया, राइट हैंड साइड 2a हो गया, 2 से 2 कैंसिल और 2a हो गया। 2a इज इक्वल टू 1.4, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का वैल्यू मिल गया 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन हम लोग जानते हैं इस इक्वेशन से कि एक्सेलरेशन जो होता है वो तो भाई कैपिटल एम जी माइनस स्मॉल एम जी डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम है, और ये वैल्यू तुम्हारा 0.7 आ चुका है, मीन्स 7/10 आ चुका है। ठीक है भाई, 7/10 यही होता है 0.7। 0.7 मतलब क्या, 7/10। तो ये है कैपिटल एम जी माइनस स्मॉल एम जी डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। अब हमें जो चाहिए रेशियो चाहिए। ठीक है भाई, जी का वैल्यू 10 लेकर के इधर हम लोग ले आएँ तो 7/100 भी हो जाएगा। ये जी का वैल्यू कॉमन ले लें और ये इसको यहाँ ले आएँ तो 7/100 हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ऐसे मिल जाएगा। और यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं भाई क्या मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 100m माइनस 100 स्मॉल एम इज इक्वल टू 7 कैपिटल एम प्लस 7 स्मॉल एम, इस तरह से मिल जाएगा। और ये 100m और 7m सब्ट्रैक्ट कर देंगे इधर तो क्या हो जाएगा, तो 93 कैपिटल M इज इक्वल टू ये 7 और ये 107 स्मॉल m, और यहाँ से हमें मिल जाएगा कौन सा रेशियो चाहिए था, स्मॉल m अपॉन कैपिटल m। तो स्मॉल m अपॉन कैपिटल m इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल m इज इक्वल टू 93 डिवाइडेड बाई 107। अगर 9.8 यूज़ करते तो 98 हो जाता, 7/98 हो जाता।
7/98 हो जाता, तो जहाँ 100 था वहाँ 98 कर देता हूँ भाई। जहाँ 100 था वहाँ पे अगर हम लोग 98 समझा जाए, अगर जहाँ 100 था वहाँ 98 समझा जाए, 98 समझा जाए तो ये क्या हो जाएगा, तो 98 और -7 कितना हो जाएगा भाई, 98 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 91 बच जाएगा। चलो भाई ये मान लो 91 बच जाएगा। अगर ये 91 हो गया और इधर हो जाएगा हमारा 7 और ये 98, 7 और 98 मिल करके हो गया 105, तो 105 हो जाएगा। स्मॉल m अपॉन कैपिटल M1 हो जाएगा 91 डिवाइडेड बाई 105, 91 डिवाइडेड बाई 105, 91 डिवाइडेड बाई 105 ऐसा हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, तो अगर हम लोग इसको कैंसिल करें कितने से भाई, तो 15 से अगर कट करते हैं 7 से कट करें तो ये वाला हो जाएगा 13/15, 13/15, तो ये 13/15 हो जाएगा आंसर। ठीक है, 13/15 हो जाएगा आंसर। आपको क्या करना होगा, 10 वैल्यू नहीं लेना होगा, 9 हम लोगों ने 10 वैल्यू ले लिया था, तो अप्रॉक्सीमेटली हमारा ऐसे आएगा 13/15। अगर उससे भी हम लोग कैलकुलेट करना चाहते तो ये निकाल सकते थे कि स्लाइटली लेस देन 1 होना है। ये तो ग्रेटर देन 1 हो गया, ये स्लाइटली लेस देन 1 है, ये ग्रेटर देन 1 है और ये ज़्यादा लेस देन 1 है। तो ऐसे भी कर सकते, लेकिन एग्जैक्ट हम लोग निकाल लें। ये हम लोग 10 के बदले में क्या रखेंगे, तो या जी का वैल्यू 10 के बदले में 9.8 रखेंगे। तो जब ये 9.8 रखोगे तो ये जी का वैल्यू जो 9.8 है वो यहाँ पे आकर के 7/98 हो जाएगा। मीन्स 10 मल्टीप्लाइड बाई 9.8, यही हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 9.8 दैट इज़ 98 हो जाएगा। तो 98 के अकॉर्डिंगली 13/15 आ जाएगा, ऐसा आंसर। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ भी परेशानी वाली बात नहीं है, हम लोगों ने एक्सेलरेशन निकाला और एक्सेलरेशन का वैल्यू तो ये होता है, तो वैसा रखा वैल्यू और कैलकुलेट करें। जी का वैल्यू 9.8 रखोगे तब ये आंसर एग्जैक्ट मिलेगा और 10 रखोगे तो अप्रॉक्सीमेट ही मिलेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। चलो ये आ गया क्वेश्चन, चलो इसको जल्दी से ट्राई मार लो भाई, एक बार फटाफट ट्राई कर लेते हैं इसको। रेडी 1 2 3 कर लिया होगा ट्राई। इफ़ द ओवर ब्रिज इज कॉनकेव इंस्टेड ऑफ बीइंग कॉन्वेक्स। अच्छा, ओवर ब्रिज तो जनरली होता क्या है, ओवर ब्रिज तो इस तरह का होता है, इस तरह का होता है। इधर रोड है और ब्रिज पे जा रहे हैं भाई, तो ठीक है भाई, ऊपर इस पे फ्लाईओवर पे चढ़ गए और ऐसे फिर निकल गए, ऐसा होता है। ऊपर से कॉन्वेक्स होता है वैसे जनरली, लेकिन यहाँ कह रहा है द ओवर ब्रिज इज कॉनकेव इंस्टेड ऑफ बीइंग कॉन्वेक्स। मतलब अभी जो ओवर ब्रिज है वो हम लोग का कॉनकेव है, मतलब यहाँ से जाओगे ऐसे रोड पे और ये ऐसे ओवर ब्रिज पास करोगे, ऐसे पहुँच जाओगे। तो ये है हमारा ये ओवर ब्रिज, इस तरह का है, कॉनकेव है ऊपर से, ये कॉनकेव साइड है। ठीक है भाई, ओवर ब्रिज इस तरह का है। ठीक है, द थ्रस्ट ऑन द रोड एट द लोएस्ट पोजीशन विल बी, थ्रस्ट ऑन द रोड एट द लोएस्ट पोजीशन हमें चाहिए। थ्रस्ट ऑन द रोड, थ्रस्ट ऑन द रोड एट लोएस्ट पोजीशन चाहिए। तो ठीक है भाई, मान लो लोएस्ट पोजीशन पे कोई व्हीकल है जो कि v स्पीड से जा रहा हो, तो इस पे थ्रस्ट ऑन द रोड चाहिए। रोड पे कितना थ्रस्ट, कितना फोर्स लग रहा है, तो भाई रोड पे कितना फोर्स लगेगा, ये व्हीकल कितना फोर्स लगाएगा, उतना ही लगाएगा जितना ये नॉर्मल भी लगाएगा। तो ये कितना होगा भाई, तो हम लोग समझ रहे हैं कि ये प्लेन रोड तो है नहीं, ऐसे है, ये कॉनकेव है, इसका मतलब ये ऊपर कॉनकेव है, तो समझो कि इस सर्कल का पार्ट है, समझो कि ये सर्कुलर मोशन का पार्ट बन गया, जिसका सेंटर कहीं यहाँ है, ये सर्कुलर मोशन का पार्ट बन गया। ये व्हीकल अब जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसके लिए नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन भी टुवर्ड्स सेंटर, क्योंकि हमें नॉर्मल का वैल्यू कैलकुलेट करने हैं। ये नॉर्मल का वैल्यू ही रोड पे थ्रस्ट है बाय द व्हीकल, तो यही हमारा थ्रस्ट का वैल्यू है जो हमें कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूं, तो नेट फोर्स नॉर्मल माइनस ये वेट फोर्स इसका व्हीकल का, नॉर्मल माइनस mg इज इक्वल टू, ये व्हीकल v स्पीड से जा रहा है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन mv²/r, mv²/r बोले तो यहाँ पे mv²/r है ही। तो ठीक है भाई, नॉर्मल का वैल्यू कितना मिला भाई, तो नॉर्मल का वैल्यू हमें मिल जाएगा mg और प्लस mv² बाई आर, mg प्लस mv² बाई आर, ये वैल्यू हमें
मिल जाएगा, mg प्लस mv स्क्वायर बाई आर। क्लियर है यहाँ तक? तो ये ऑप्शन बन जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। ना जोर से मत भागो भाई, चलो जरा जल्दी से देख लिया जाए, इसको ट्राई मारा जाए। रेडी 1 2 3। ए पार्टिकल मूविंग अलोंग पाथ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2 मीटर। ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला जो ग्राफ होता है वो इस तरह का ग्राफ होता है भाई, इस तरह का होता है। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ समझो ये है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2, ये है x इज इक्वल टू 0 से लेकर के और x इज इक्वल टू 2 तक मान लो मूव किया। x इज इक्वल टू 2 बोले तो यहाँ तक मूव किया, मीन्स o से समझो a पॉइंट पे चला आया। ठीक है भाई, देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इज, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, डिस्टेंस ट्रेवल तो ये वाला हो गया ना, डिस्टेंस ट्रेवल तो ये जो इस तरह का कर्व पाथ है ये वाला का लेंथ चाहिए, तो डिस्टेंस ट्रेवल्स जो है वो निकालने हैं। अच्छा, ऑप्शन दिए हुए 4 मीटर, ग्रेटर देन लेस देन। अच्छा ठीक है भाई, तो ये x इज इक्वल टू 2 पे ये वाला वैल्यू कितना है वो ज़रा हम लोग तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं कम से कम। तो x इज इक्वल टू 2 वैल्यू रखेंगे तो 2 का स्क्वायर, y का वैल्यू हो जाएगा 4। इट मीन्स ये वैल्यू तो है 4, इसका कोऑर्डिनेट अगर लिखें तो ये हो गया x कोऑर्डिनेट 2 y कोऑर्डिनेट 4। इट मीन्स ये वैल्यू जो है हम लोगों का ये 4 वैल्यू है, यहाँ पे ये वैल्यू पूरा 4 है और ये वाला वैल्यू वो 2 है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि ये डिस्टेंस जो है वो √120 क्यों दिया है ऑप्शन में, इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस, ये वाला जो अगर हम लोग देखें जो कि डिस्प्लेसमेंट वैल्यू बोला जाएगा, डिस्प्लेसमेंट से तो बड़ा ही होगा ये डिस्टेंस, और ये डिस्प्लेसमेंट जो O से A है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दैट इज OA वेक्टर का जो वैल्यू होगा, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू दैट इज OA वेक्टर का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, तो √2 का स्क्वायर और प्लस ये 4 का स्क्वायर, 16 प्लस 4 दैट इज 20। √20 है ये डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू है, √20 क्या है वो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू है। सो डिस्टेंस जो है हमारा उससे तो कम से कम लार्ज ही हो है, यहाँ पे डिस्टेंस इज ग्रेटर देन √20। √20 से ये डिस्टेंस ज़रूर ज़्यादा होगा क्योंकि पता है हमें कि ये कर्व पे पाथ है, इसलिए डिस्टेंस एक्चुअल जो पाथ लेंथ है वो ज़रूर हमारा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा वैल्यू का है। सो हम लोग कौन सा लेंगे ऑप्शन, तो ग्रेटर देन √20, ये वाला हम लोग ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, जल्दी से इसको ट्राई करो, फटाफट देखो। रेडी 1 2 3, ट्राई करके हो गए फ्री। चलो, ए फिगर शोज ए बॉडी ऑफ मास स्मॉल m मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड v अलोंग ए सर्कल ऑफ रेडियस r। अच्छा भाई, यूनिफॉर्म स्पीड से ये चल रहा है, v इज़ द स्पीड, v स्मॉल v समझो ये हम लोग का स्पीड है, ये यहाँ पे स्पीड भी ऐसे भी और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इधर भी v और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो ये भी v along the circle of radius r। the change in velocity in going from a to b is, a to b, a यहाँ है भाई, a यहाँ है, b यहाँ है, सो a से b जाने में चेंज इन वेलोसिटी चाहिए, चेंज इन वेलोसिटी चाहिए। ठीक है भाई, तो चेंज इन वेलोसिटी अगर a पॉइंट पे था और ये ऐसे ऐसे चल रहा था सर्कुलर पाथ को फॉलो करने के लिए, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी था वो va, वो हमारा इस तरह से va बोलें, और यहाँ जब b पे आया तो ये है हमारा vb। दोनों का वैल्यू तो सेम है बट डायरेक्शन हमारा क्या है भाई, तो डायरेक्शन हमारा अपोजिट नहीं है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। यहाँ पे डायरेक्शन क्या है भाई, तो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, क्योंकि ये ऐसे सर्कुलेट करके आया है यहाँ पे, और यहाँ का वेलोसिटी और यहाँ के वेलोसिटी में एंगल क्या है, तो वो परपेंडिकुलर है। ये है v एट पॉइंट A और ये है v एट पॉइंट B, ये है v एट पॉइंट B। हमें निकालना क्या है, vb माइनस va, चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। चेंज इन वेलोसिटी इज रिक्वायर्ड, इट मीन्स फाइनल वेलोसिटी vb माइनस इनिशियल वेलोसिटी va, ये हमें निकालना है। तो vb क्या है, तो vb ये है भाई, vb ये है, और ये वाला क्या है भाई, तो ये va। तो vb में से va को सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो ये वाला vb है और va को सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो क्या करें, माइनस va निकाल लें, तो ये वाला मिल जाएगा हमें माइनस va, तो ये हो गया माइनस va। vb है, ये माइनस va है, और इन्हीं दोनों को हमें ऐड करने पड़ेंगे, vb और माइनस va, तो यही हमें ऐड करने पड़ेंगे, तो ये हो जाएगा vb माइनस va। vb माइनस va ऐड किया तो ये मिलेगा, और वो वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी कि vb में हम लोग क्या कर रहे हैं,
प्लस कर रहे हैं किसको, माइनस वी ए को प्लस कर रहे हैं। ये तो हमारा माइनस वी है, ये वाला और ये वाला, इन्हीं दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो बस ये वैल्यू वी है, ये भी वैल्यू वी है और दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो ये रिजल्टेंट क्या होगा भाई, तो ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर। इट मीन्स अंडर रूट जो वैल्यू होगा चेंज इन वेलोसिटी का, जो वैल्यू होगा वो अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, दैट इज क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 इंटू वी, अंडर रूट 2 इंटू वी। तो अंडर रूट 2 इंटू वी ये हमारा चेंज इन वेलोसिटी का वैल्यू होगा। हमें तो वैल्यू ही चाहिए, द चेंज इन वेलोसिटी, वैल्यू ही ऑप्शन में दिए हुए हैं, डायरेक्शन के साथ तो दिया हुआ है नहीं। डायरेक्शन के साथ बोलता तो इस डायरेक्शन में बोलते, इस डायरेक्शन बोले तो ये डायरेक्शन है, ये वाला डायरेक्शन है चेंज इन वेलोसिटी का, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है चेंज इन वेलोसिटी का, डेल्टा वी का डायरेक्शन ये है। तभी तो देखो v इनिशियली ये था और ये चेंज इन वेलोसिटी ये है v इनिशियली ए पॉइंट पे वेलोसिटी v और ये चेंज इन वेलोसिटी है रूट 2b का, ये है चेंज इन वेलोसिटी। और इसलिए ये इनिशियल वेलोसिटी प्लस चेंज इन वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड फाइनल वेलोसिटी, इज कॉल्ड फाइनल वेलोसिटी। यही तो है हमारा फाइनल वेलोसिटी। तो इस तरह से हमें मिल जाएगा, यही तो है, इनिशियल प्लस चेंज इज फाइनल, इनिशियल प्लस चेंज इज फाइनल। ठीक है, इस तरह से हमें मिल गया चेंज इन वेलोसिटी रूट 2v। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो भाई जल्दी से इसको ट्राई कर लिया जाए, फिर से जल्दी से रेडी 1 2 3 और सॉल्व करके हर बार की तरह हो ही जाते हो, फ्री हो जाते हो भाई। हाँ भाई बिल्कुल हो जाते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 20 रूट 3 विद एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 डिग्री। चलो भाई 60 डिग्री पे दिखा देते हैं, 60 डिग्री पे एंगल पे प्रोजेक्ट हो गया और इसका वेलोसिटी इनिशियल कितना है, तो वो है 20 रूट 3 मीटर पर सेकेंड, 20 रूट 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, 20 रूट 3 मीटर पर सेकेंड है विद एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, विद हॉरिजॉन्टल कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑन दैट पॉइंट वेयर बॉडी मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। अच्छा, जहाँ पे ये 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ बना दे वहाँ पे हमें चाहिए वेलोसिटी। तो ये ऐसे चल रहा था भाई, हमें चाहिए कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑन दैट पॉइंट वेयर वेलोसिटी बॉडी मतलब वेलोसिटी, यहाँ पे जहाँ वेलोसिटी क्या बनाए भाई, तो यहाँ का वेलोसिटी हमारा v डैश है अगर, तो ये 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल बनाए। 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल मीन्स ये एंगल क्या हो जाए, 30 डिग्री हो जाए हॉरिजॉन्टल के साथ। ये वेलोसिटी का वैल्यू हमें कैलकुलेट करने हैं। ठीक है भाई, तो ये वाला तो u था। तो जो भी है प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसमें एक्सेलरेशन देखो भाई, एक्सेलरेशन तो इस डायरेक्शन में है और जब एक्सेलरेशन जिधर होता है उसके परपेंडिकुलर में तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, जिधर एक्सेलरेशन है उधर तो वेलोसिटी चेंज होगा, बट उस एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर में एक्सेलरेशन ही है तो इसके परपेंडिकुलर में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। इट मीन्स इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन क्या है हमारा, 0 है और इधर का जब एक्सेलरेशन 0 है तो इस डायरेक्शन का वेलोसिटी कोई चेंज नहीं कर सकता। मीन्स ux ही हमारा हमेशा vx होगा, हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलेगा। इसलिए x डायरेक्शन का वेलोसिटी हमारा किसी भी पॉइंट पे वही होगा जो इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट था। इसलिए यहाँ पे भी x कंपोनेंट जो होगा वो v डैश कितना होगा भाई, तो एंगल बनाना है 30 डिग्री, u v डैश cos 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना, तो ये हो जाएगा u cos 60 डिग्री, u cos 60 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे v डैश इज इक्वल टू u और cos 60 डिग्री का वैल्यू हो गया हाफ, cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया, हाफ डिवाइडेड बाई cos 30 डिग्री क्या है, रूट 3/2 है, 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, तो u डिवाइडेड बाई रूट 3, u डिवाइडेड बाई रूट 3। u का वैल्यू कितना था, u का वैल्यू था हमारा 20 रूट 3, तो 20 रूट 3 डिवाइडेड बाई रूट 3 करोगे क्या मिलेगा, 20 मीटर पर सेकेंड। तो 20 मीटर पर सेकेंड विल बी द आंसर। क्लियर है यहाँ तक? चलो बहुत बढ़िया। अब हम लोग इसको भी फिनिश किया और नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करो भाई। चलो इसको जल्दी से सॉल्व कर लिया जाए। रेडी 1 2 3 कर ही लेते हो जल्दी से। देखो, द यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ L, एक वायर है लेंथ L, रेडियस इसका है R, इस यंग्स मॉडुलस इसका है y। इफ लेंथ इज रिड्यूस टू L/2, इसका लेंथ को रिड्यूस कर दिया L/2 एंड रेडियस टू R/2, रेडियस R/2 और लेंथ भी हो गया L/2। देन द यंग्स मॉडुलस, तो यंग्स मॉडुलस का क्या होगा भाई, तो यंग्स मॉडुलस का क्या होगा, तो यंग्स मॉडुलस तो हमारा भाई वही रह जाएगा। क्यों भाई, मटेरियल थोड़ी चेंज किया है तुमने, वायर का मटेरियल थोड़ी चेंज किया है, मटेरियल नहीं चेंज किया, इसको कट कर देने से क्या इसका यंग्स मॉडुलस चेंज हो जाएगा, नहीं बाबा नहीं।
ये कट करने से इसका कुछ भी मटेरियल का प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगा, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। इसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट होता था YA/L। अब कट कर दोगे तो लेंथ हमारा चेंज हो जाएगा, कट कर दोगे तो लेंथ चेंज हो जाएगा, तो स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज होगी। Y थोड़ी चेंज होगा, Y इज मटेरियल डिपेंडेंट। स्टील है तो स्टील का यंग्स मॉडुलस जो है वही रहेगा, चाहे वो वायर बड़ा हो या वायर छोटा हो, कोई भी हो वही रह जाएगा। इसलिए यंग्स मॉडुलस विल नॉट चेंज, सो न्यू यंग्स मॉडुलस जो बोलने को बोला जा रहा है वो हमारा वही रह जाएगा जो पहले वाला है। यंग्स मॉडुलस इज मटेरियल डिपेंडेंट, हेंस इट विल नॉट चेंज। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये जल्दी से ट्राई कर लो। कर लिया। 6 पार्टिकल सिचुएटेड एट द कॉर्नर ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन। कॉर्नर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन, ये देखो रेगुलर हेक्सागोन मैंने बनाया, इसके कॉर्नर पे हमारे 6 पार्टिकल्स रखे हुए हैं। अब इसका नेमिंग भी हम लोग चाहे तो कर सकते हैं। ये A है, B है, C है, D है, E है और ये F है। और इसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है भाई साइड A है सबका, मूव विद कांस्टेंट स्पीड V स्पीड से मूव कर रहा है। ईच पार्टिकल मेंटेन्स डायरेक्शन टुवर्ड्स द पार्टिकल एट द नेक्स्ट। अच्छा, इसका डायरेक्शन इसकी तरफ, इसका डायरेक्शन इसकी तरफ, नेक्स्ट पार्टिकल की तरफ, इसका डायरेक्शन इसकी तरफ, इसका डायरेक्शन है इस तरफ और इसका डायरेक्शन है इस तरफ और इसका डायरेक्शन है इस तरफ और इसका डायरेक्शन है इस तरफ। ठीक है भाई, इस तरह से चल रहा है। इस तरह से हर पार्टिकल एक दूसरे की तरफ, मतलब हर पार्टिकल अपने नेक्स्ट वाले पार्टिकल की तरफ डायरेक्शन मेंटेन किया हुआ है। द टाइम विच द पार्टिकल विल टेक टू मीट ईच अदर। अच्छा, मीट करना है एक दूसरे को, तो ये अगर ऐसे मेंटेन कर रहा हो इसकी तरफ तो ये थोड़ी देर में इधर जाएगा तो ये अपना डायरेक्शन चेंज कर देगा और ये एज ए रिजल्ट क्या होगा, इसका डायरेक्शन ऐसे होगा मोशन का, इसका डायरेक्शन ऐसे होगा मोशन का, इसका डायरेक्शन ऐसे होगा मोशन का, इसका डायरेक्शन सिमिलरली ऐसे होगा मोशन का, इसका डायरेक्शन ऐसे होगा मोशन का और इसका डायरेक्शन ऐसे होगा मोशन का। इसका दिखाई रखा है, इसका डायरेक्शन हमारा ये ऐसे हो गया मोशन का। इस तरह से सारे पार्टिकल एक दूसरे से मीटिंग करेंगे सेंटर पे आकर के। अब ये वाला जो है A वाला पार्टिकल थोड़े टाइम के बाद मान लो यहाँ आया, अगर यहाँ आया तो B वाला पार्टिकल अपना यहाँ आया हुआ है, C वाला पार्टिकल अपना यहाँ आया हुआ है, तो D वाला पार्टिकल यहाँ आया हुआ है, E वाला पार्टिकल यहाँ आया हुआ है, ये वाला यहाँ आया हुआ है। इस तरह से इन सबको अगर मिलाया जाए तो एक और हेक्सागोन बन जाएगा। इस तरह से एक और हेक्सागोन बन जाएगा। इट मीन्स थोड़े टाइम के बाद का हेक्सागोन ये है। इस तरह से हेक्सागोन का साइड लेंथ हमारा कम होता जाएगा और फाइनली ये सेंटर पे जाकर के मीट कर जाएंगे और जो हेक्सागोन जो होगा वो हमारा 0 लेंथ का रह जाएगा। इस तरह से ये चलते रहेंगे। अब यहाँ पे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, टाइम इन मीटिंग निकालने हैं, तो इसमें 2 अप्रोच मैंने रेगुलर क्लास में बताए थे, आपने ज़रूर किया होगा इसको फॉलो। जब मैंने इसका 2 डायमेंशनल मोशन का MCQ प्रैक्टिस वाले क्लास में इसके 2 मेथड कराए थे। अभी के लिए तो मैं शॉर्टकट में जल्दी से निकाल देता हूँ कितना टाइम लगेगा। 2 पार्टिकल के मीटिंग को अगर हम लोग देखें, मतलब इन दोनों का मीटिंग कब होगा, तो ये इस डायरेक्शन में V स्पीड से जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में V स्पीड से जा रहा है, तो ये वाला भाई 60 डिग्री एंगल है, वो तो होता ही है। ये पूरा 120 डिग्री एंगल होता है। कोई भी हेक्सागोन में तो यही काम होता है, कोई भी हेक्सागोन है तो उसमें तो ये वाला 120 डिग्री एंगल बनेगा और ये वाला 60 डिग्री एंगल बनेगा, ये वाला 60 डिग्री का एंगल बनेगा, एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि हर तो यहाँ पे भाई सब यहाँ पे क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना होता है। तो ये भी 60, ये भी 60, तो ये टोटल है 120। ये वाला 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये V से इसका पीछा कर रहा है समझो, और ये V cos 60 से भाग रहा है। इसलिए वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वो पूरा का पूरा V, और ये इधर V cos 60 से भाग रहा है, तो V माइनस V cos 60, V माइनस V cos 60, V cos 60 V/2 होता है। इसलिए इफेक्टिव जो वेलोसिटी हो गया वो इफेक्टिव वेलोसिटी हो गया हमारा V/2 ओनली, V/2 ओनली। और इसको कितना हमें सेपरेशन है जो इसको रिलेटिवली कवर करना है, तो रिलेटिव सेपरेशन, जो रिलेटिव सेपरेशन हो गया ये तो मिला रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और रिलेटिव सेपरेशन क्या है, तो वो ये है साइड लेंथ। इसलिए टाइम कितना लगेगा भाई, तो रिलेटिव सेपरेशन डिवाइडेड बाई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो सेपरेशन है A और ये वाला है V/2, इसलिए क्या मिल जाएगा, ट्वाइस A/V, ट्वाइस A/V मिल जाएगा और वो हो जाएगा आंसर। तो ये तो एक मेथड है, और एक हम लोग सेंटर की तरफ अप्रोचिंग का भी निकालते हैं तो उससे भी मिल जाता है। मीन्स दूसरा मेथड भी होता है कि एक पार्टिकल सेंटर पे जितने टाइम पे पहुंच जाएगा वो मिल जाएगा। इसका डिटेल डिस्कशन के लिए आपको क्या करने पड़ेंगे, MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला
क्लास को देखने पड़ेंगे, उसमें मैंने दोनों मेथड आराम से बताया है, ज़्यादा टाइम दे के बताया है। यहाँ पे तो आप कोई भी एक अप्रोच लो और आंसर पे पहुँच जाओ। इसलिए टू डायमेंशनल मोशन का MCQ प्रैक्टिस देखोगे तो ये वाला बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं हम लोग। अभी भी इसको सॉल्व कर लिया हम लोगों ने, चलो इसको जल्दी से देखा जाए। रेडी, 1 2 3 सॉल्व करके हो गए फ्री। ए फोर्स F इज इक्वल टू लिखा हुआ है भाई, कितना लिया हुआ है तो AI कैप प्लस 3J कैप प्लस 6K कैप, इस तरह से लिखा हुआ है। इज एक्टिंग एट ए पॉइंट R इज इक्वल टू 2I कैप माइनस 6J कैप माइनस 12K कैप, इस तरह से ये R वेक्टर है। देन द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच एंगुलर मोमेंटम अबाउट ऑरिजिन इज कंजर्व्ड। द वैल्यू ऑफ अल्फा का वैल्यू चाहिए फॉर विच एंगुलर मोमेंटम अबाउट द ऑरिजिन इज कंजर्व्ड। एंगुलर मोमेंटम अबाउट ऑरिजिन इज कंजर्व्ड। अबाउट ऑरिजिन क्या हो, वो कंजर्व्ड हो। तो ये हमारा कांस्टेंट कब होगा भाई, कंजर्व्ड कब होगा, ये तभी होगा जब टॉर्क नेट एक्सटर्नल क्या हो, नेट एक्सटर्नल टॉर्क वो हमारा 0 हो, तभी तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा। नेट एक्सटर्नल टॉर्क अबाउट द ऑरिजिन शुड बी 0। तो टॉर्क अबाउट द ऑरिजिन हमारा 0 होना चाहिए। तो टॉर्क अबाउट द ऑरिजिन क्या हो जाएगा भाई, टॉर्क अबाउट द ऑरिजिन हो जाएगा यही R और क्रॉस F। तो ये पता ही है, R और क्रॉस F करना पड़ेगा। R प्रोडक्ट निकाले जाए भाई, R क्रॉस F किए जाएँ। R क्रॉस F पहले इसको इसके साथ करेंगे तीनों के साथ, इसको फिर तीनों के साथ करेंगे, इसको भी तीनों के साथ करेंगे, तो 2I को इसके साथ कर रहे हैं तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, तो 2I क्रॉस AI। तो I को I के साथ तो 0 हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, और इसको J के साथ करेंगे तो 2 × 3 6 हो गया, और I क्रॉस J होता है K कैप, तो यहाँ K कैप लिखेंगे। ठीक है भाई, अब इसको फिर हम लोग इसके साथ करेंगे तो 2 × 6 12 हो गया, 2 × 6 तो 12 हो गया, और I क्रॉस K क्या होगा, तो IJK होता है भाई। I क्रॉस K कर दिए तो इसका मतलब हमें क्या लिखने पड़ेंगे, माइनस ऑफ J कैप लिखने पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक बात है यहाँ तक, ठीक है, माइनस ऑफ J कैप करेंगे क्योंकि I क्रॉस K तो हमारा भाई माइनस K कैप होता है, तो 12 और माइनस J कैप हो गया। ठीक है, अब इस J को इसके साथ करेंगे तो -6 × A, तो -6 × A, तो -6A हो गया ये, -6 × A, तो -6A, और J क्रॉस I को बोलते हैं -K कैप, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये K कैप हो जाएगा। ठीक है भाई, अब इसको J के साथ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, और -6 × ये 6 तो क्या हो जाएगा, तो -36 हो जाएगा, तो माइनस ऑफ 36 हो गया, -6 × 6 तो -36 हो गया, और J क्रॉस K इज I कैप, तो J क्रॉस K को हम लोग बोलते हैं I कैप। ठीक है, ये भी हो गया। अब यहाँ इसका देखेंगे हम लोग, -12 है, तो -12 को इसके साथ करेंगे तो -12A तो -12A हो गया, और यहाँ K क्रॉस I कर रहे हैं, तो K क्रॉस I कर रहे हैं, IJK क्रॉस I कर रहे हैं, तो ये क्या मिलेगा, J कैप मिलेगा। K क्रॉस I किया तो J कैप मिला। फिर हमारा इसके साथ करेंगे तो -12 × 3 तो -36 हो जाएगा, -36 हो जाएगा भाई, और ये K क्रॉस -36 हो गया ये, और K क्रॉस J बोलते हैं हम लोग, K क्रॉस J -I कैप। K क्रॉस J को क्या बोलेंगे, -I कैप। -I कैप बोलने का मतलब है यहीं पे प्लस कर दो, I कैप कर दो। ठीक है भाई, यहाँ तक ये आ गया हमारा टॉर्क का वैल्यू। इसको होना है 0, इसका मतलब ये बनना है 0I कैप प्लस 0J कैप प्लस 0K कैप, और इसके हिसाब से ये 0 बनने हैं भाई। ये टॉर्क को 0 होना है तभी तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, तो 0 होने का मतलब है कि I का कोफिशिएंट भी 0 हो इस वाले में। तो बताओ भाई, इसमें I का कोफिशिएंट भी 0 हो, तो I का कोफिशिएंट यहाँ है, I का कोफिशिएंट यहाँ है, तो भाई वो तो 0 दिख ही रहा है तुम्हें, बिल्कुल 0 है, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे J का कोफिशिएंट भी 0 होना, तो J का यहाँ पे -12, अगर J हम लोग कॉमन लें तो यहाँ आ रहा है -12A, और J का है यहाँ पे वो है -12 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ये वाला भी 0 होना चाहिए। इसका मतलब A का वैल्यू क्या आया, तो A का वैल्यू आना चाहिए यहाँ पे कितना वैल्यू बोलो, A का वैल्यू आ गया -1 होगा तभी तो ये +12 करेगा। तो A का वैल्यू यहाँ से सॉल्व होकर के आ गया -1। K वाले से भी तुम चाहते तो निकाल लेते भाई, तो K वाला कोफिशिएंट है 6K और यहाँ पे है -6, यानी कि ये K अगर हम लोग कॉमन लें इधर, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, तो 6 + 6A, तो ये वाला भी 0 होना चाहिए। इसके 0 होने का मतलब है A का वैल्यू -1, तो यहाँ A का वैल्यू -1 होगा।
इसमें तुम्हें सिर्फ आई वाला कोफिशिएंट देखने से काम नहीं चलेगा, आई वाले से काम नहीं चलेगा। दूसरा जब आएगा जिसमें ए इन्वॉल्व है वो वाला हम लोग देख लेंगे और वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो ए का वैल्यू -1 हमें मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या था, सिंपल सा बात था कि कब हमारा ये फोर्स परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये कब हमारा ये पैरेलल होगा सच दैट कि टॉर्क हमारा 0 हो जाए, टॉर्क क्या हो जाए 0 हो जाए और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाए। अब जरा एक चीज़ मैं क्लू पॉइंट बताऊं, यहाँ पे एक क्लू पॉइंट समझना जरूरी है। फोर्स ये है, आर ये है, हमें पूछ रहा है कि ए का क्या वैल्यू है जिससे कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाए। तो एंगुलर मोमेंटम तब कंजर्व होता है जब हमारा टॉर्क 0 होता है। टॉर्क 0 होता है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। टॉर्क 0 तब होगा जब हमारा आर क्रॉस एफ 0 हो, और आर क्रॉस एफ 0 तभी होता है जब ये आर और एफ क्या हो, पैरेलल हो। आर और एफ क्या हो, कोलिनियर हो, दैट इज पैरेलल हो। और पैरेलल होने के लिए ना इतना ये सब करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती शॉर्टकट में। पैरेलल होने का मतलब है, देखो दो वेक्टर 2i + 3j + 5k, ये पैरेलल तभी होगा किसी दूसरे वेक्टर के। अगर हमें कंपेयर करना है, ये दूसरे वेक्टर के पैरेलल तभी होता है जब ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल होगा। तो इसका मतलब कि दोनों में से कोई भी एक वेक्टर दूसरे को कुछ मल्टीप्लाई, कुछ स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे मिल जाए तो ये दोनों पैरेलल होंगे, दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे। कुछ कांस्टेंट मिले, पॉजिटिव मिला तो दोनों सेम डायरेक्शन, नेगेटिव मिला के अगर तो अपोजिट डायरेक्शन। कुछ तो मिले के स्केलर पॉजिटिव हो जाए या नेगेटिव, सच दैट कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर से कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पे मिल जाए तो हमारा पैरेलल हो जाएगा। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट करके तो निकाल ही सकते हैं, एनालिटिकली निकाल ही सकते हैं, लेकिन यहाँ देख के भी हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे भाई, देखो ये इसको और इसको अगर पैरेलल होने हैं तो जरूर कुछ इसमें मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए, चाहे इसमें कुछ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए। तो यहाँ देख रहे हो 3j कैप है, यहाँ क्या है -6j कैप है। तो 3j कैप में अगर -2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ -6j कैप हो जाएगा। तो यहाँ पे भी देखो -2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 × -2 -12 यहाँ मिल रहा है, ठीक है। ये 3 को -6 से लाने के लिए क्या किया, -2 से मल्टीप्लाई किया, तो इसमें भी -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आना चाहिए, दैट इज -2a को आना चाहिए 2। तो a का वैल्यू क्या हो गया -1। यहीं से पकड़ लेंगे भाई। इसमें माइनस, देखो भाई j वाले कोफिशिएंट को -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ का j का कोफिशिएंट मिल रहा है। इट मीन्स ये वाला वैल्यू समझ लो कि f वेक्टर में हमने -2 से मल्टीप्लाई किया तो r वेक्टर मिल रहा है। देख लिया हमने, सिर्फ i का पहले हम लोगों ने j का देख लिया, तो j का कोफिशिएंट 3 है, इसमें -2 से मल्टीप्लाई किया है तभी तो ये -6 आया है, और ये 6 है तो इसमें -2 मल्टीप्लाई हुआ है तभी तो -12 हुआ है। तो इसमें भी भाई -2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें भी -2 से मल्टीप्लाई किया तो फिर ये वैल्यू आ गया हमारा 2 आना चाहिए। तो a का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो -1 होना चाहिए। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं हम लोग। वेन एवर ए वैक्टर इज कॉन्स्टेंट टाइम्स अनदर वैक्टर, इट मीन्स a इज पैरेलल टू b एंड इन दैट कंडीशन क्रॉस प्रोडक्ट विल बी 0, इसलिए हमारा काम बन जाएगा। कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि 2 वेक्टर से हमारा कोप्लेनर ये कोलिनियर कब होंगे। भाई कोलिनियर कब होंगे तो चाहे तो तुम क्रॉस प्रोडक्ट 0 करके तब दिखाओ, सॉल्व करो, या तो फिर सिंपल सी बात है भाई एक वेक्टर को दूसरे से मल्टीप्लाई कांस्टेंट टाइम्स करें तो हमें दूसरा वेक्टर मिल जाना चाहिए, चाहे इसमें मल्टीप्लाई करें तो ये मिल जाए। तो इसमें देखो यहाँ -6 है j कैप, यहाँ 3 है, इसका मतलब यहाँ पे -2 से डिवाइड कर दें। अगर -2 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 बन जाएगा, इसमें -2 से डिवाइड करोगे अगर तो माइनस माइनस कैंसिल होकर के ये 6 बन जाएगा। तो इसी तरह से इसमें भी -2 से डिवाइड करो, -2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा -1, वही ये मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए जल्दी से। चलो रेडी 1 2 3 सॉल्व करके हो जाओगे फ्री। चलो बहुत अच्छा। सपोज द ग्रेविटेशनल फोर्स वेरीज इनवर्सली एज nth पावर ऑफ द डिस्टेंस। फोर्स जो ग्रेविटेशनल है वो इस तरह से वेरी करे, इस तरह से वेरी करे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू nth पावर ऑफ द डिस्टेंस, nth पावर ऑफ द डिस्टेंस r टू द पावर n। इट मीन्स फोर्स का जो एक्सप्रेशन आएगा वो k डिवाइडेड बाई r टू द पावर n, ऐसा बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में। Then the time period of planet in circular orbit of radius capital R around the sun will be proportional to time period of a planet in circular orbit of radius R। कोई planet है रेडियस R और इसमें ये रिवॉल्व कर रहा हूँ, हमें चाहिए टाइम पीरियड, ठीक है। ये r रेडियस में रिवॉल्व कर रहा है तो इसमें हमें
टाइम पीरियड विल बी प्रोपोर्शनल टू क्या, तो टाइम पीरियड का प्रोपोर्शनलिटी चाहिए, टाइम पीरियड शुड बी प्रोपोर्शनल टू व्हाट, ये हमें चाहिए। तो टाइम पीरियड निकालने पड़ेंगे भाई, फोर्स ये है। अच्छा तो कैसे निकालोगे भाई टाइम पीरियड निकालने के लिए, तो भाई हमें स्पीड अगर मिल जाए तो 2πr डिवाइडेड बाई v कर देंगे। टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो एक रोटेशन में कितना टाइम लगेगा, तो भाई एक बार स्पीड मिल जाए तो काम बन जाएगा। तो स्पीड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है भाई, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना, तो mv²/r इज इक्वल टू, ये कैपिटल आर है तो कैपिटल आर लिखेंगे, अब यहाँ पे हम लोग स्मॉल आर का प्रैक्टिस है तो स्मॉल आर भी लिख दिया, कोई बात नहीं है। स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर है इस क्वेश्चन एंड आंसर में, तो ये ध्यान रखना है। mv²/r इज इक्वल टू फोर्स हम लोग लिखें तो फोर्स क्या हो जाएगा भाई, तो कांस्टेंट टाइम्स, यहाँ पे फोर्स क्या है, कांस्टेंट टाइम्स r⁴n। तो यहाँ से बताओ भाई ये r दोनों एक ही समझना है, स्मॉल आर ही समझो या कैपिटल आर तो कैपिटल आर ही समझो, कोई बात नहीं है। mv²/r, तो यहाँ से v का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे निकाल पाएंगे भाई, तो v² का वैल्यू हो जाएगा, एक r से एक r कैंसिल होगा, यानी कि k डिवाइडेड बाई r⁴n-1, एक r तो कैंसिल हो चुका है, v² ये है, m इधर कांस्टेंट है, आकर के कांस्टेंट में कांस्टेंट रह जाएगा, और यहाँ पे v मिल जाएगा हमें √k डिवाइडेड बाई r⁴n-1 डिवाइडेड बाई 2, r⁴n-1 डिवाइडेड बाई 2, ये मिल गया हमें। तो टाइम पीरियड क्या मिल जाएगा भाई, तो टाइम पीरियड है 2πr डिवाइडेड बाई स्पीड है √k डिवाइडेड बाई r⁴n-1/2, ये है। तो यहाँ पे हम लोग बाकी सब हो गया कांस्टेंट, तो t इज इक्वल टू सम अनदर कांस्टेंट, और ये r का पावर हो गया 1 + n-1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 LCM मिल जाएगा, और ये 2 + n-1 हो जाएगा, यानी कि 1 + n डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। इट मीन्स कांस्टेंट और r⁴1 + n डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, 1 + n डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। मीन्स t इज प्रोपोर्शनल टू r का पावर, t इज प्रोपोर्शनल टू r का पावर 1 + n डिवाइडेड बाई 2, 1 + n डिवाइडेड बाई 2, r का पावर n + 1 डिवाइडेड बाई 2, ये सब r का पावर है भाई, r का पावर है, लग रहा है जैसे मल्टीप्लाई किया हुआ है, लेकिन ये सारे क्या हैं, r के पावर हैं भाई, r के पावर। यहाँ तो पावर ठीक दिख रहा है, यहाँ पे पावर ऐसे पावर है, टाइपिंग मिस्टेक है, समझो r का पावर में हमें दिखाना है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। सबसे पहले हम लोगों ने स्पीड निकाला, फोर्स ऐसे है तो स्पीड निकाल लिया हम लोगों ने, क्योंकि यही सेंट्रीपिटल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, वही प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समझ लो क्वेश्चन जल्दी से, खोपड़ी जल्दी लगाओ, चलो बहुत बढ़िया। ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड वर्टिकली फायर किया हम लोगों ने अपवर्ड विद स्पीड v टू escape फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ। अच्छा, escape कर गया फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ। इफ इट इज फायर्ड एट 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पे फायर करें, व्हाट शुड बी द स्पीड सो दैट इट escapes फ्रॉम अर्थ। तो कितना स्पीड होना चाहिए भाई, स्केप कराने के लिए जो वेलोसिटी रिक्वायर्ड है वो हमारा डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट होता है, डायरेक्शन से मतलब नहीं होता है, इधर जितना स्पीड दोगे उतना ही इधर भी स्पीड रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि उसको काइनेटिक एनर्जी हमारा जो होना चाहिए वो हमारा ग्रेटर होना चाहिए, ½ mv², ये शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू gmm डिवाइडेड बाई r, यानी पोटेंशियल एनर्जी जितना निगेटिव होता है उससे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी दे दो। इस पे कंडीशन है, स्पीड पे कंडीशन है, काइनेटिक एनर्जी पे कंडीशन है, डायरेक्शन पे कोई कंडीशन नहीं है। तुम इधर दोगे तब भी ये इस ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को ओवरकम करके निकल जाएगा, और इधर भी दोगे उतना स्पीड तो भी ओवरकम करके निकल जाएगा। ग्रेविटेशनल ओवरकम करने हैं अट्रैक्शन, तो इसको इधर से स्पीड दो चाहे उधर से स्पीड दो, जब भी ये वर्टिकल कंपोनेंट जो इसका होगा उसी से हमारा ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क होगा, जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसी से वर्क होगा, इसलिए वर्टिकल कंपोनेंट हमारा उससे वर्क होता जाएगा, हॉरिजॉन्टल से कोई मतलब नहीं। स्पीड हमें उतना ही चाहिए जितना हमें ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ओवरकम करने के लिए चाहिए। सो काइनेटिक एनर्जी पे कंडीशन होता है, कभी कोई डायरेक्शन पे नहीं होता है। बस तुम इधर थ्रो कर दो, इधर थ्रो कर दो, इधर थ्रो कर दो, इधर कर दो,
कैसे भी कर दो, बस डाउनवर्ड अर्थ की तरफ मत कर देना। ऐसा नहीं कि ऐसे कर दिया फ्लोर पे स्टैक किया, बोलोगे कि भागा क्यों नहीं भाई 11.2 किलोमीटर पर सेकंड दे भी दिया और भाग भी नहीं रहा है, ये स्केप भी नहीं कर रहा है, तो भाई तुम अपने पैर पे ही मारोगे तो उससे थोड़ी भाग जाएगा, नहीं भागेगा। स्पेस में तुम्हें प्रोजेक्ट करने पड़ेंगे, चाहे वो 40 का एंगल हो या 45 का हो या 50 का हो, कुछ भी हो, उससे इंडिपेंडेंट है। सो वी ही हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो जल्दी से इसको ट्राई कर लो मेरे भाई हो तो ऐसा क्वेश्चन कर ले जैसे कि तैसा। चलो जल्दी देखें क्वेश्चन नंबर 14। ए स्प्रिंग 14 मिलीमीटर लॉन्ग इज स्ट्रेच। अच्छा कोई स्प्रिंग है भाई, कितना? तो 40 mm लॉन्ग होगा भाई, 40 mm लॉन्ग, कोई बात नहीं है। इज स्ट्रेच्ड बाई एप्लीकेशन ऑफ ए फोर्स इफ 10 न्यूटन फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच द स्प्रिंग थ्रू 1 mm। अच्छा फोर्स इक्वल टू 10 न्यूटन से x हमारा 1 mm हो जाता है, मीन्स f इज इक्वल टू तो भाई kx होता है वैल्यू वाइज। तो फोर्स अगर 10 न्यूटन लगाए हो तो k इंटू एक्स 1 mm, 1 मिलीमीटर तो 10⁻³ ये मिला। सो k का वैल्यू हो गया 10⁴ न्यूटन पर मीटर। क्लियर है यहाँ तक? k का वैल्यू स्प्रिंग कांस्टेंट तो हमें इस सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस से मिल गया, 10 न्यूटन रिक्वायर्ड 1 mm से। देन वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग थ्रू 40 mm। अच्छा वर्क डन निकालना है इन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग, दैट इज स्ट्रेच करना है स्प्रिंग को कहाँ से कहाँ तक भाई? 40 mm तक, 40 mm तक। जितना उसका ओरिजिनल लेंथ था उतना स्ट्रेच ही कर दो, मीन्स डबल लेंथ कर दो। तो वर्क डन चाहिए, तो वर्क डन यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंट कितना लगाएगा, उसका वर्क डन चाहिए। तो अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स लगाता है तो kx लगाता है भाई, क्या लगाता है? kx लगाता है, kx dx 0 से लेकर के x डैश ले लें या कुछ भी ले लें। तो वर्क डन अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स निकाले हैं, ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, दैट इज वर्क डन अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स। एक्सटर्नल एजेंट जो एक्सपैंड करना चाहेगा इसको, वो माइनस ऑफ स्प्रिंग फोर्स इतना लगाने पड़ेंगे। वर्क डन बाय इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, तो माइनस ऑफ माइनस kx, स्प्रिंग फोर्स तो माइनस kx होता है, इसलिए वो kx फोर्स, तो kx फोर्स इसका काउंट करेंगे। और ये कितना मिलता है भाई? तो हाफ kx² मिलता है। कितना मिलता है? हाफ kx²। यही वर्क डन हमें चाहिए। तो हाफ k का वैल्यू था 10⁴ जो अभी कैलकुलेट किया था हम लोगों ने, 10⁴ और ये x², x कितना था भाई? तो 40 mm। कितना स्ट्रेच कर रहे हैं? 40 mm, तो 40 मिलीमीटर 40 mm, इसका स्क्वायर करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो ये मिल गया तुम्हें हाफ 10⁴, और ये कितना हो गया भाई? 1600 इंटू 10⁻⁶ तो इस तरह से मिल गया हमें 10⁻⁶, और ये भी हो गया 20 और इधर 10⁻⁶, यानी कि ये मिल गया हमें 8 जूल मिल गया। तो 8 जूल विल बी द आंसर। क्लियर है? वर्क डन हमारा यही है, तो 8 जूल विल बी द आंसर। कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने और 8 जूल ये आंसर बन गया। ठीक है, कम समझ में आए तो एक बार फिर से रिपीट करके देख लोगे, पूरा समझ में आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेडी 1 2 3, और जल्दी से कर लेते हो तुम, काम हो जाते हो फ्री। तो 16 नंबर क्वेश्चन देखें हम लोग। ब्लॉक ए एंड बी आर रेस्टिंग ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस गिवन इक्वल स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड इन अपोजिट सेंस एज सोन इन द फिगर। अच्छा ये कैसा सरफेस है भाई? कैसा सरफेस है? तो स्मूथ सरफेस है शायद, ऑन स्मूथ। अच्छा स्मूथ सरफेस है, बिल्कुल स्मूथ सरफेस है भाई, नो फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज 0। बात एक ही है। एट t इक्वल टू 0 द पोजिशन ऑफ द ब्लॉक्स आर एज सोन। t इज इक्वल टू 0 पर का है ये। देन द कोऑर्डिनेट ऑफ इट सेंटर ऑफ मास एट t इक्वल टू 3 सेकंड। 3 सेकंड पे कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास क्या होगा? एक तो ये स्मूथ सरफेस है, जब भी स्मूथ सरफेस है तो कोई फ्रिक्शन तो लगेगा नहीं, तो जो लगेगा वेट फोर्स नॉर्मल फोर्स एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करेंगे, वेट फोर्स नॉर्मल फोर्स एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करेंगे, बिल्कुल करेंगे। नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है। क्या है भाई? नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है। नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0। नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है? वो 0 है। तो जब नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, नेट एक्सटर्नल फोर्स जब 0 है, तो उस कंडीशन में अब हम लोग सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी जो होगा वो क्या हो जाएगा भाई? कांस्टेंट। सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, क्योंकि एक्सेलरेशन हो गया 0, नेट फोर्स 0 तो एक्सेलरेशन भी है 0, और एक्सेलरेशन है 0 तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट। और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो पहले ही 0 था क्योंकि ये तो रेस्ट में था।
रेस्ट में है, रेस्टिंग ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनिशियली जीरो था, इनिशियली वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज जीरो, सो एट एनी टाइम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एट एनी टाइम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी जीरो, जीरो का जीरो ही रहेगा भाई। इट मीन्स जो पोजीशन है वो शिफ्ट नहीं करेगा, सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन है वही रहेगा। अब भाई रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एट एनी टाइम विल बी जीरो, मतलब कभी भी मूव ही नहीं करेगा। तो सेंटर ऑफ मास अभी जहाँ है वहीं पे 2 सेकंड के बाद भी रहेगा, 3 सेकंड के बाद भी रहेगा। तो अभी कहाँ है, तो ये भी 4 kg, ये भी 4 kg, इट मीन्स एग्जैक्टली मिड पे होगा, एग्जैक्टली मिड पे होगा सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली मिड पे है, इट मीन्स कितना ये डिस्टेंस है भाई, तो ये है हमारा ओरिजिन पे और ये 4.5 मीटर, 4.5 मीटर, इसका मतलब इसका मिड पॉइंट है उसका हाफ 2.25 मीटर, तो 2.25 मीटर है इधर। इसलिए सेंटर ऑफ मास एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, ये बेचारा इधर आएगा, ये इधर आएगा, लेकिन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहीं रहेगा। ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, दोनों का सेंटर ऑफ मास वहीं रहेगा। अभी भी यहाँ पे आ गया तभी भी सेंटर ऑफ मास वहीं रहेगा, इसलिए सेंटर ऑफ मास तो भाई वहीं रहने हैं, इसलिए ये चेंज नहीं होने हैं। इसलिए इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2.25 और वाई कोऑर्डिनेट तो 0 है तो 0 रहेगा, वो तो जितना है उतना ही रहेगा। तो यहाँ पे 2.25 वाला ऑप्शन को करेक्ट कर लेंगे। सेंटर ऑफ मास विल नॉट मूव इन दिस केस, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, तो वो है एट एनी टाइम 0 ही रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। चलो भाई जल्दी इसको ट्राई करो, रेडी 1 2 3 सॉल्व करके हो ही गए हो फ्री। ठीक है, मज़ा आ रहा है, चलो बहुत बढ़िया। A solid sphere is rotating about a diameter. At an angular velocity, solid sphere is rotating about a diameter. तो diameter भाई यही है, सेंटर ऑफ मास पास करने वाला, और इसका एंगुलर स्पीड दिया हुआ है ओमेगा। If it cools so that it radius reduces to 1 by n of the original value, मतलब रेडियस हो गया 1 by n of the original value, कूल किया और इसका रेडियस हमारा हो गया। इट्स एंगुलर वेलोसिटी बिकम्स, एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, न्यू एंगुलर वेलोसिटी हमें निकालने हैं। पहले का रेडियस था r, पहले का रेडियस क्या था r, अब न्यू एंगुलर वेलोसिटी हमें चाहिए। पहले का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, ओमेगा के टर्म में चाहिए, ये बन गया। तो इसमें क्या है भाई, खुद ही ये रिड्यूस हुआ है, चाहे हमारा वो कूलिंग करने से हो गया हो या जैसे भी हो गया हो, रिड्यूस हो गया है। एंगुलर मोमेंटम विल बी कांस्टेंट, नो एक्सटर्नल फोर्स और टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी कांस्टेंट। और एंगुलर मोमेंटम जब कोई भी रोटेटिंग बॉडी अपने आप रोटेट कर रहा है, तो जब कोई भी रोटेटिंग बॉडी है उसका एंगुलर मोमेंटम अगर हमारा कांस्टेंट रहना है, क्योंकि टॉर्क हमारा 0 है, तो टॉर्क के इस पर फोर्स ही नहीं लग रहा है, सॉलिड स्फीयर है, रोटेटिंग है, अपने यहाँ पर रोटेट कर रहा है। तो कोई अगर किसी स्टैंड पे रोटेट कर रहा होगा तो वर्टिकल फोर्स, वर्टिकल एक्सिस, तो वैसे भी टॉर्क 0 रहेगा। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट करने हैं तो क्या करेंगे, तो I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, क्योंकि कोई भी सॉलिड अगर रोटेट कर रहा है तो एंगुलर मोमेंटम I ओमेगा। तो ठीक है भाई, पहले I कितना था, तो पहले था 2/5 mr² इंटू ओमेगा 1 पहले का, बाद का क्या हो गया भाई, तो 2/5 और m और r का वैल्यू हो गया r/n, तो इसका स्क्वायर ये हो गया इंटू ओमेगा 2। सो इससे हम लोग निकाल सकते हैं 2/5 तो कैंसिल हो जाएंगे, 2/5 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, mr² भी कैंसिल हो जाएंगे, और ये आ जाएगा हमारा कितना भाई, तो ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 1, 2/5 कैंसिल हो चुके हैं, m भी कैंसिल हो चुके हैं, और ये हो गया ओमेगा 2/n², ओमेगा 2/n²। सो ओमेगा 2 का वैल्यू क्या मिल गया, ओमेगा 2 का वैल्यू हो गया n² इंटू ओमेगा 1। पहले वाला ओमेगा 1 क्या था, ओमेगा ही था, इसलिए ओमेगा 2 जो मिला n² ओमेगा मिला, n² ओमेगा मिला। तो यही वैल्यू रख देंगे बस। रेडियस का वैल्यू हमें न्यू रेडियस रख देने हैं, 2/5 mr² में हम लोग, रेडियस चेंज हो चुका है, मास चेंज नहीं हुआ, रेडियस चेंज हुआ है बस। कूलिंग होने से मास चेंज नहीं होता, रेडियस चेंज हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो भाई इसको सॉल्व करो, कर लिया होगा। द काइनेटिक एनर्जी नीडेड टू प्रोजेक्ट ए बॉडी ऑफ मास m फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू इनफाइनाइट। अच्छा, ये तो
काइनेटिक एनर्जी कितना देना पड़ेगा, तो सिंपल सी बात है, काइनेटिक एनर्जी कितना देना पड़ेगा, तो अर्थ के सरफेस पे कोई भी बॉडी होता है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी जो होता है भाई, टोटल एनर्जी में तुम काइनेटिक एनर्जी तो इसको दोगे ही, इसको काइनेटिक एनर्जी दोगे ही। पोटेंशियल एनर्जी कितना था इसका भाई, तो पोटेंशियल एनर्जी था -G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई कैपिटल R ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है भाई, तो काइनेटिक एनर्जी तुम्हें देना पड़ेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू Gmm अपॉन R, सच दैट कि टोटल एनर्जी हमारा पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि ये -100 जूल है तो कम से कम 100 जूल काइनेटिक एनर्जी देना पड़ेगा, तो इतना तुम्हें देना पड़ेगा। सो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम जो देना पड़ेगा, यहाँ क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी नीडेड टू प्रोजेक्ट द बॉडी, तो कम से कम मिनिमम जो हमें चाहिए प्रोजेक्ट करने के लिए कितना काइनेटिक एनर्जी देना पड़ेगा, कि इसको हम लोग तो इतना देना पड़ेगा Gmm डिवाइडेड बाई R, इसको स्मॉल g के टर्म में लिखना हो तो Gm डिवाइडेड बाई R से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो भाई, R से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से हमारा स्मॉल g आ जाएगा, तो ये हो गया, ठीक है, ये मिल गया, और ये हो गया Gm और ये R, तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम जो हो गया हमारा, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम वो हमारा हो गया mgr, दैट इज काइनेटिक एनर्जी जो भी हमें प्रोजेक्ट करने पड़ेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू mgr प्रोजेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है भाई, तो ये वैल्यू mgr पे टिक लगा देंगे और ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो इसको भी हम लोग हटाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएँ। चलो देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व किया जाए। द पोजिशन ऑफ पार्टिकल, इसको जल्दी से सॉल्व करो, पॉज लगाओ और फटाफट सॉल्व करो। The position of a particle at a time t is given by the relation. Position of particle at a time t, L is equal to V0 upon A 1 minus e to the power minus A into t. ये दिया, where V0 is a constant, A is greater than 0, find the dimension of V0 and alpha respectively. V0 और alpha का, V0 और alpha क्या, A, V0 और A का डायमेंशन चाहिए, V0 एंड A का डायमेंशन चाहिए। ठीक है भाई, यहाँ से हम लोग पकड़े, अब हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला याद है ना, यूनिट डायमेंशन, तो यहाँ से देखें तो E का पावर कभी भी कुछ होगा तो वो होगा एक रियल नंबर, तो E का पावर ये रियल नंबर है, तो AT पावर है तो उसमें A इंटू T ये पावर है, तो ये एक रियल नंबर है 2 4 5 6 ऐसे। तो भाई ये टाइम है, तो इसका मतलब ये टाइम -1 होना चाहिए ना, इसका डायमेंशन फॉर्मूला t का पावर -1 होना चाहिए, तब ये टाइम होगा, तब जाकर के डायमेंशनली ये डायमेंशन लेस होगा, क्योंकि एक रियल नंबर बनाने हैं भाई, डायमेंशन लेस करने हैं, इसलिए A का AT है वो डायमेंशन लेस है, क्योंकि जब भी कुछ पावर होता है डायमेंशन लेस होता है, इसलिए A इंटू टी इज डायमेंशन लेस। सो A डायमेंशनली क्या होगा, तो 1 अपॉन t, दैट इज t टू द पावर -1 होगा डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ A। अच्छा ठीक है भाई, तो ये डायमेंशनलेस हो गया, डायमेंशनलेस में से डायमेंशन सब्ट्रैक्ट होगा तो ये भी क्या मिलेगा, डायमेंशनलेस मिलेगा। ये क्या मिलेगा भाई, तो डायमेंशनलेस मिलेगा, बिल्कुल ठीक बात है, डायमेंशनलेस मिलेगा। अब ये वाला अगर ये लेंथ है, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल मतलब क्या है, लेंथ है, तो ये वाला V0 अपॉन A का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा भाई, वही जो L का होगा, L का हो गया मतलब कैपिटल L है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि V0 का डायमेंशन फार्मूला इज इक्वल टू कैपिटल L इंटू A का डायमेंशन फार्मूला, और A का डायमेंशन फार्मूला था t-1, इसलिए ये क्या हो जाएगा, LT-1। सो V0 का डायमेंशन फार्मूला इज LT-1, V0 है LT-1 और A है t-1, तो उसके हिसाब से V0 है LT-1 और t-1 है, A हमारा -t-1 और LT-1 L1 t-1, तो यही हो जाएगा करेक्ट, यही हो गया करेक्ट ऑप्शन। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो जल्दी से इसको भी ट्राई कर लिया जाए। The percentage error in the measurement of mass and speed are 2%. अच्छा, percentage error in mass 2%, percentage error in speed measurement में 3%। ठीक है भाई। How much will be the maximum error in the estimation of kinetic energy obtained by measuring the mass and speed? Kinetic energy में maximum हमारा क्या होगा भाई, तो हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²।
तो इसमें परसेंटेज वेरिएशन चाहिए, एस्टिमेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, एरर मैक्सिमम एरर क्या होगा इसमें, तो परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ, तो कांस्टेंट है, इसका पावर 1 है, इसलिए 1 टाइम्स परसेंटेज एरर इन मास मेजरमेंट प्लस 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन स्पीड मेजरमेंट, इसलिए क्या हो जाएगा 1 टाइम्स मास का क्या था 2% था भाई वेरिएशन, प्लस 2 इंटू स्पीड का क्या था 3% वेरिएशन था भाई, तो ये क्या हो जाएगा 2 + 6 दैट इज़ कितना मिल जाएगा 2 + 6% दैट इज़ 8%, तो 8% का वेरिएशन मिल जाएगा, तो 8% वाले में टिक लगा देंगे, 8% का वेरिएशन हो जाएगा। एरर का फॉर्मूला याद ही होगा भाई, प्रोडक्ट रूल, सम वाला रूल होता था, प्रोडक्ट वाला, डिवीजन वाला, ये सब रूल होते थे प्रोपगेशन ऑफ एरर से रिलेटेड। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी देखो। ए बॉल इज फॉलिंग इन लेक ऑफ डेप्थ 200 मीटर, लेक ऑफ डेप्थ 200 मीटर, ठीक है, फॉलिंग इन ए लेक ऑफ डेप्थ 200 मीटर, शोज 0.1% डिक्रीमेंट इन द वॉल्यूम एट द बॉटम। अच्छा, ये तो इसका मतलब ये 200 मीटर डेप्थ पे चले गए, एक बॉल हमारा जब 200 मीटर डेप्थ पे चला जाए, 200 मीटर के डेप्थ पे चला गया, तो उस कंडीशन में 0.1% का डिक्रीमेंट इन द वॉल्यूम है, ठीक है, परसेंटेज डिक्रीमेंट इन वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 0.1%, 0.1% का डिक्रीमेंट है। व्हाट इज़ द बल्क मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉल, बल्क मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉल हमें चाहिए, तो बॉल का मटेरियल का बल्क मॉडुलस, तो बल्क मॉडुलस होता है माइनस ऑफ dp अपॉन dv/v, यही होता है भाई बल्क मॉडुलस, बिल्कुल होता है। तो बल्क मॉडुलस का वैल्यू, माइनस का बात छोड़ दो अभी, माइनस तो बताएगा कि एक इंक्रीमेंट होगा प्रेशर, तो ये डिक्रीमेंट होगा, तो पता है तुम्हें प्रेशर का इंक्रीमेंट हुआ है, यहाँ पे जब पहुँचा है 200 मीटर डेप्थ में, तो प्रेशर में इंक्रीमेंट हुआ है, प्रेशर में इंक्रीमेंट कितना होगा भाई, तो वो होगा ρgh का, ρgh इज़ द प्रेशर में चेंज डिवाइडेड बाई वैल्यू की बात करें हम लोग, यहाँ पे फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम है ये, जब परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम है, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है भाई, तो फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 100 होता है, तो जब परसेंटेज चेंज दे दिया हुआ है तो फ्रैक्शनल चेंज भी निकाल लेंगे, तो फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम विल बी इक्वल टू, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम विल बी परसेंटेज चेंज डिवाइडेड बाई 100, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 100 है, क्योंकि फ्रैक्शनल चेंज में ही तो 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो परसेंटेज आता है, तो परसेंटेज चेंज है 0.1%, 0.1% बोला गया था, ठीक है भाई, डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो ये क्या मिलेगा 1/10, दैट इज 1/1000, ये मिल गया फ्रैक्शनल चेंज, ठीक है भाई, तो यहाँ पे फ्रैक्शनल चेंज लिखेंगे 1/1000, फ्रैक्शनल चेंज ये हो गया, और बल्क मॉडुलस का वैल्यू हमें मिल जाएगा कितना भाई, तो रो का वैल्यू, वाटर है ना, वाटर है, लेक है, तो रो का वैल्यू होता है 10⁻³ SI में kg/m², रो, जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं, और h का वैल्यू 200 मीटर बोला गया है, 200 मीटर है h का वैल्यू, ठीक है भाई, यानी कि डेप्थ का वैल्यू, और ये 1/1000 है, तो इसमें ही मैं 1000 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं भाई, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब बताओ कितने हो जाएगा, 30, 40, 60 और 6 और 3 90, यानी कि हो गया ये 2 × 10⁻⁹, 2 × 10⁻⁹ हो गए बल्क मॉडुलस का वैल्यू, 2 × 10⁻⁹, 2 × 10⁻⁹, 2 × 10⁻⁹ मीन्स 20 × 10⁸, 20 × 10, तो 20 × 10⁻10 है, 20 × 10⁸, 20 × 10⁸, ये वाला है, तो ये वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 20 × 10⁸ मिल जाएगा, ये Nm/m², बल्क मॉडुलस हो या यंग्स मॉडुलस हो, सबका यूनिट क्या होता है, वही जो हमारा फोर्स अपॉन एरिया का होता है, क्योंकि नीचे जो होता है डिनोमिनेटर में तो स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन तो यूनिटलेस होता है, इसलिए जो स्ट्रेस होता है वही हमारा यंग्स मॉडुलस या बल्क मॉडुलस का यूनिट होता है। तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लिए बल्क मॉडुलस। चेंज इन प्रेशर जो था हमारा, चेंज इन प्रेशर था ρgh, क्योंकि इतने डेप्थ पे जाओगे तो यहाँ जो प्रेशर था और यहाँ जाने से प्रेशर हमारा चेंज हो गया, कितने अमाउंट से चेंज हो गया भाई, तो हमारा ρgh से चेंज हो गया है प्रेशर। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चले बहुत बढ़िया। देखें जरा इस क्वेश्चन को भी ट्राई करो फटाफट। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाई 2π
t इज इक्वल टू 2 और √L/g ये हम लोग बचपन से जानते हैं, ठीक है। वेयर L इज अबाउट 100 सेंटीमीटर, L is about 100 सेंटीमीटर एंड इज नोन टू हैव 1 mm एक्यूरेसी। अच्छा, 1 मिलीमीटर तक का एक्यूरेसी है, इसका मतलब कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एरर हो सकता है, तो 1 मिलीमीटर का एरर हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इतना एक्यूरेसी तक नोन है। इससे कम वैल्यू हो तो वो नोन नहीं होगा, वो नहीं पता लगेगा, लेकिन इतने तक का हमें, तो मैक्सिमम एरर जो इसमें हो सकता है, मैक्सिमम वेरिएशन जो इसमें हो सकता है लेंथ में, वो यही है। सो हम लोग यहाँ से चाहें तो परसेंटेज एरर इन लेंथ अगर निकालना हो, बाद में यूज़ अगर होना हो, तो ये लिखेंगे 1 mm है मैक्सिमम एरर डिवाइडेड बाई 100 सेंटीमीटर है, तो 1 mm मीन्स 10⁻³ और ये हो गया 100 सेंटीमीटर, तो 100 इंटू 10⁻², यही है। दैट इज़ कितना मिल गया भाई, तो ये तो हमारा 1 हो गया और 10⁻³ यही हो गया, ये फ्रैक्शनल है। अच्छा, परसेंटेज एरर निकालो, ये फ्रैक्शनल हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे तो परसेंटेज एरर हो जाएगा, ये फ्रैक्शनल एरर है, तो इतना मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे तो मिल जाएगा हमें परसेंट में। ये फ्रैक्शनल एरर है, मल्टीप्लाइड बाई 100 करने पड़ेंगे, तो मल्टीप्लाइड बाई 100% करो तो इससे हमें मिल जाएगा, ये 1 हो गया और ये 0.1%, 0.1% का चेंज आएगा किसमें भाई, लेंथ में। निकाल के रख लिया, ज़रूरत पड़ेगा तो ठीक है, नहीं ज़रूरत पड़ा तो कोई बात नहीं है। मैक्सिमम एरर हमारा वही हो सकता है, तो यहाँ पे जो दिया है फॉर्मूला और ये लेंथ, ठीक है। द पीरियड इज अबाउट 2 सेकेंड, टाइम पीरियड जो है वो है अबाउट 2 सेकेंड, अबाउट 2 सेकेंड। द टाइम ऑफ 100 ऑसिलेशन अबाउट 2 सेकेंड है, एग्जैक्टली नहीं है, अबाउट 2 सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली है, ठीक है भाई। तो द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, द टाइम ऑफ 100 ऑसिलेशन इज मेजर्ड बाई ए स्टॉप वॉच ऑफ लिस्ट काउंट 0.1 सेकेंड। लिस्ट काउंट मतलब क्या हुआ कि वो स्टॉप वॉच मिनिमम इतना ही मेजर कर सकता है, इससे कम अगर हुआ तो वो मेजर नहीं कर पाएगा, उसको काउंट नहीं कर पाएगा। लिस्ट काउंट मतलब मिनिमम काउंटेबल जो हमारा वैल्यू है वो 0.1 सेकेंड है, मीन्स 0.1 सेकेंड तक को ये काउंट कर सकता है, उससे कम वाले को नहीं काउंट कर पाएगा। इट मीन्स मैक्सिमम एरर जो इस स्टॉप वॉच से होगा वो होगा हमारा मैक्सिमम एरर वो 0.1 का, इससे कम वाला होगा तो वो मेजर नहीं हो पाएगा, तो हमें पता ही नहीं लगेगा, इसलिए इसका मैक्सिमम एरर ये है 0.1। द परसेंटेज एरर इन जी क्या होगा, तो 100 ऑसिलेशन का हम लोगों ने, 100 ऑसिलेशन का मतलब हो गया एक ऑसिलेशन में टाइम पीरियड है हमारा 2 सेकेंड, 100 ऑसिलेशन मेजर किया तो इसका मतलब 200 सेकेंड मेजर किया, 200 सेकेंड मेजर किया। 100 ऑसिलेशन का टाइम जो होगा, टाइम ऑफ 100 ऑसिलेशन, टाइम ऑफ 100 ऑसिलेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा भाई, तो वो 200 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 100 ऑसिलेशन और एक का है टाइम 2, तो अप्रॉक्सीमेटली क्या है 200 सेकेंड है। तो 200 सेकेंड को कैलकुलेट कर रहे हैं, मेज़र कर रहे हैं इस रिस्ट वॉच से, इस स्टॉप वॉच से जिसका ये है, जिसका मतलब ये हो गया कि टाइम पीरियड का वैल्यू जो है वो हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं कि 200 सेकेंड मेजर करेंगे तो हमारा 0.1 सेकेंड का एरर आने का चांस बनता है। इसलिए फ्रैक्शनल एरर इन टाइम निकाल सकते हैं, फ्रैक्शनल एरर इन टाइम या परसेंटेज एरर इन टाइम का मेजरमेंट हम लोग कर सकते हैं। तो परसेंटेज एरर का ही निकालते हैं भाई, परसेंटेज एरर लास्ट में निकालना क्या है, परसेंटेज एरर इन जी, तो परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड निकाल रहे हैं। तो परसेंट एरर इन टाइम पीरियड, परसेंट एरर इन टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू चेंज इन टाइम डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल। जितना हमने मेजर किया है, मेजर किया था 200 सेकेंड और उसमें जो डिफरेंस आया है दैट इज मैक्सिमम एरर है वो 0.1 सेकेंड का है। इसलिए ये हो गया फ्रैक्शनल, और परसेंटेज करना है तो क्या करने पड़ेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। क्या करेंगे भाई, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा भाई, 100 कैंसिल हो जाएगा और ये क्या मिल जाएगा हमें 0.05 ये मिल जाएगा, 0 गायब हो गया और 0.1 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 0.05 ये मिल जाएगा। इतना परसेंटेज का एरर है हमारा किस में, टाइम पीरियड में, टाइम पीरियड में ये एरर है। क्लियर है यहाँ तक? तो अब परसेंटेज एरर इन जी निकालने हैं। परसेंटेज एरर इन जी क्या हो जाएगा, तो भाई यहाँ पे टाइम पीरियड जब हमारा ये है तो यहाँ से जी का वैल्यू निकाल लो, जिसका हमें फॉर्मूला अप्लाई करना होता है उसको पहले लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। इसलिए यहाँ हो गया टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर और एल अपॉन जी। इट मीन्स जी इज इक्वल टू क्या मिला, तो ये मिला 4 स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। जी का वैल्यू ये है
4 पाई स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। तो परसेंटेज एरर इन जी विल बी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, और यहाँ पे देख रहे हो 4 पाई स्क्वायर क्या है भाई, तो कांस्टेंट है, एल का पावर 1 है, और यहाँ पे टी का पावर है -2, इसलिए 1 टाइम्स परसेंटेज एरर इन लेंथ प्लस 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड। तो ये मिल गया 1 टाइम्स परसेंटेज एरर इन लेंथ था 0.1, तो 1 इंटू 0.1 प्लस 2 इंटू 0.05, इतना परसेंट हमें मिल जाएगा टोटल परसेंटेज एरर। ये मिल गया हमें 0.1 और प्लस ये मिल गया 0.1, तो मिल करके क्या हो गया 0.2%। तो 0.2% मिल जाएगा आंसर। 0.2%, 0.2% मिल जाएगा, ठीक है, 0.2%। तो इस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये भी क्वेश्चन मैंने कराए थे रेगुलर क्लास में, अगर क्लास आपने किया है एरर का तो उसमें हमने ये क्वेश्चन कराया हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, चलो जल्दी से इसको सॉल्व कर लो भाई, जल्दी से सॉल्व करो इसको। 4 पार्टिकल ईच ऑफ मास m आर लोकेटेड एट द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर ऑफ लेंथ l। एक स्क्वायर लिया, कितना भाई लेंथ का, तो ये वाला लेंथ है l, l क्या है l। चलो भाई बहुत बढ़िया। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू दिस एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकालना है। पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में बहुत डिफरेंस होता है। पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट होता है, अगर मान लो ये O है तो पोटेंशियल एट O निकालना है। मीन्स वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 kg मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट P। O पॉइंट पे निकालना चाहते तो O पॉइंट पे लाओ, तो ये होता था पोटेंशियल V1 प्लस V2। अगर मेनी चार्ज मेनी मास सिस्टम है तो इस तरह से हम लोग काम करते थे। और एक के लिए क्या होता था पोटेंशियल, अगर कोई m मास है, इससे r डिस्टेंस में पोटेंशियल निकालने हैं तो पोटेंशियल होता था -gm/r। तो वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबका मास तो m ही है, तो ये हो जाएगा -g और m/r, जहाँ ये हो गया r। उस तरह से इसका भी होगा -gm/r -gm/r। तो 4 टाइम्स हो गया, यानी कि -4 टाइम्स gm डिवाइडेड बाई r। r का वैल्यू निकालने पड़ेंगे। r का वैल्यू कितना होगा भाई, तो ये वाला l है, तो ये वाला कितना होगा, ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे। l है तो इसका मतलब कि डायगोनल है जो हमारा, वो डायगोनल है √l² प्लस l², √2l। तो ये r का वैल्यू हो जाएगा √2l डायगोनल डिवाइडेड बाई 2। इट मीन्स क्या हो जाएगा, l डिवाइडेड बाई √2, l डिवाइडेड बाई √2। तो यहाँ पे हो गया ये l डिवाइडेड बाई √2, इसलिए ये 4√2 हो गया, 4√2 हो गया। 4√2 नहीं दिया है, अंडर रूट में पूरा दिया है, तो माइनस ऑफ 4√2 को लिख सकते हैं। 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, 32 gm/l माइनस अंडर रूट 32 gm/l माइनस अंडर रूट 32 gm/l। इस तरह से मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा भाई। क्लियर है यहाँ तक? अरे भाई अंडर रूट 32 तो लिख सकते हैं ना भाई, अंडर रूट 32 को हम लोग लिख सकते हैं, ये हो गया 4 4 जा 16, 4 इंटू 4 16 इंटू 2, ऐसा लिख सकते हैं ना भाई, ऐसा लिख सकते हैं। तो यही तो हो गया 4√2, यही हमें 4√2 दिखाने थे। तो बात यही है, 4√2 हम लोग अंडर रूट 32 को भी बोल सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो भाई चलो, आ गया भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल्दी से इसको देखो। द रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी एंड टाइम इज, वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन है v इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट t। देन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट है, मोमेंटम कांस्टेंट कि फोर्स कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी या पावर कांस्टेंट। v हमारा प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट t है, v प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट t है, मीन्स v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू t, v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू t, यानी कि v स्क्वायर इज इक्वल टू, समझो कि सम कांस्टेंट k नॉट इन टू t है। अच्छा, तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है, काइनेटिक एनर्जी वो तो होता है हाफ mv², मास तो कांस्टेंट होता है, तो इसका मतलब कि हाफ m और k नॉट t।
इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हमारा कांस्टेंट टाइम्स टी, मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो काइनेटिक एनर्जी भी आया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, क्योंकि वी स्क्वायर जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है तो काइनेटिक एनर्जी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है, लेकिन हमें चाहिए कांस्टेंट। तो भाई जब हमारा कांस्टेंट है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी अगर निकालें, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करें तो जरूर हमारा ये कांस्टेंट आ जाएगा, क्योंकि टी का पावर 1 है, अभी टी का पावर 1 है। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, मान लो ये आया काइनेटिक एनर्जी के डबल डैश टी, तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा, के डबल डैश आ जाएगा, मीन्स क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। मीन्स काइनेटिक एनर्जी का रेट ऑफ चेंज वो हमारा कांस्टेंट है। और काइनेटिक एनर्जी का रेट ऑफ चेंज, तो भाई काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होता है वही वर्क डन होता है। तो वर्क डन का समझो कि रेट जो है वो हमारा कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट। और वर्क करने का जो रेट होता है उसको क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। तो पावर इसका मतलब कांस्टेंट होगा, पावर कांस्टेंट होगा। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी जैसे ही आया वैसे ही समझ जाना कि इसमें जो रेट ऑफ चेंज हो, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, वर्क डन होता है। इसका मतलब वर्क डन करने का जो रेट है dw/dt वो हमारा कांस्टेंट है। सो पावर विल बी कांस्टेंट, यहाँ पे पावर कांस्टेंट हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी आया। फोर्स तो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है भाई, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो वहाँ एक्सेलरेशन निकालोगे तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करने पड़ेंगे, टाइम गायब तो नहीं होगा। फोर्स निकालने के लिए तुम्हें एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, और एक्सेलरेशन होता है dv/dt। तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करोगे, एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देखो, एक्सेलरेशन अगर मैं निकालना भी चाहूँ तो ये क्या करेंगे भाई, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा √t को, कांस्टेंट टाइम्स √t को डिफ्रेंशिएट करोगे तो कांस्टेंट रहेगा, और t का पावर हाफ है, इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो हाफ t का पावर हाफ -1 हो जाएगा। तो t गायब तो नहीं होगा, तो कांस्टेंट आने का कोई चांस नहीं बनता, इसलिए फोर्स कांस्टेंट नहीं हो सकता। मोमेंटम तो मास इनटू वेलोसिटी होता है, और वेलोसिटी ही हमारा देख रहे हो कि √रूट वाला है, तो इसका मास √t हो जाएगा। तो ये भी कांस्टेंट नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t आ रहा है। सो पावर ही करेक्ट ऑप्शन है। चलो भाई ये क्वेश्चन जल्दी से देख लिया जाए, फटाफट देखो इसको। n bullets each of mass m kg are fired with velocity v meter per second at a rate of n bullets per second upon a wall। एक वॉल है, एक क्या है, एक वॉल है। इस वॉल पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बुलेट फायर कर रहे हैं एट रेट ऑफ n बुलेट पर सेकेंड ऑन ए वॉल। इस पे n बुलेट्स पर सेकेंड, n बुलेट्स पर सेकेंड, n बुलेट्स पर सेकेंड यहाँ पे फायर हो रहे हैं, ठीक है भाई। द रिएक्शन फोर्स ऑफर्ड बाय द वॉल टू द बुलेट्स, इधर से जो रिएक्शन फोर्स मिल रहा है वो रिएक्शन फोर्स जो कि बुलेट पे लग रहे हैं वो फोर्स कितना है कलेक्टिवली, भाई जितना ये फोर्स लगाएगा उतना ही है। ये फोर्स कितना लगाएगा भाई, तो वो होगा बुलेट जो स्ट्राइक कर रहा है इसमें रह जा रहा है, मीन्स बुलेट जिस मोमेंटम को लेके जा रहा है, मान लो मोमेंटम को लेके जा रहा है mv मोमेंटम लेके जा रहा है, क्योंकि ये v मीटर पर सेकंड से जा रहा है, वेलोसिटी दिया है, तो mv लेके जा रहा है, तो mv यहाँ जाकर 0 हो जा रहा है, स्ट्राइक किया और वाल में रह गया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को ही तो बोलते हैं फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। इसलिए हम लोग को रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालने हैं। तो एक बुलेट स्ट्राइक करने पे हमारा mv मोमेंटम चेंज हो रहा है, mv से 0 हो जा रहा है, ये है चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू 1 बुलेट, यह है चेंज इन मोमेंटम ऑफ 1 बुलेट। ऐसा अगर n बुलेट पर सेकेंड, अगर डेल्टा टी टाइम में n बुलेट अगर हमारा स्ट्राइक कर रहा है तो ये हो जाएगा, एक बुलेट का चेंज इन मोमेंटम ये है, तो n बुलेट का चेंज इन मोमेंटम ये हो गया मल्टीप्लाइड बाय n डिवाइडेड बाई टाइम, क्योंकि n डेल्टा टी टाइम में नंबर ऑफ बुलेट्स हैं। इसी का वैल्यू तुम्हें ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, स्मॉल n है नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकेंड, मीन्स स्मॉल n इज कैपिटल N डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ठीक है भाई। तो यहाँ से हमें मिल गया mv और ये वाला है स्मॉल n, तो फोर्स का वैल्यू क्या हो गया, mvn, यही हो गया फोर्स का वैल्यू। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज फोर्स। और मोमेंटम में क्या चेंज, एक बॉल स्ट्राइक किया, एक बुलेट स्ट्राइक किया, मोमेंटम में चेंज mv से 0 हो गया। रिटर्न अगर आता ना तो mv और उधर -mv मिलकर के 2mv हो जाता। तो अगर ये मान लो बॉल हम लोग वॉल पे अगर हम लोग बॉल ऐसा स्ट्राइक करते हैं और जो कि फटाफट वापस आ रहा है उतनी ही स्पीड से, तो उस कंडीशन में 2mv होता है एक बॉल का चेंज इन मोमेंटम, और ऐसे ऐसे n बॉल पर सेकंड स्ट्राइक कर रहे हो तो यही हो जाता फोर्स, उस कंडीशन में ये बन जाता फोर्स। और अगर मान लो ऐसा होता
कि टोटल n अगर स्ट्राइक कर रहे हैं और टाइम भी दिया हुआ हो, तो उस कंडीशन में एक बुलेट का 2mv मल्टीप्लाइड बाई n बुलेट्स और टाइम दिया हुआ हो डेल्टा t, तो ऐसे हम लोगों को लिखने पड़ेंगे। लेकिन ये वैल्यू डायरेक्ट तुम्हारा n दिया हुआ है, इसलिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से इसको देख लिया जाए। फटाफट देखो ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, फटाफट देखें हम लोग, सॉल्व कर लो भाई एक बार पॉज लगा करके। ब्लॉक ऑफ मास 25 kg ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद वेलोसिटी वी 3 मीटर पर सेकंड मीट्स ए स्प्रिंग। अच्छा, इस स्प्रिंग को मीट कर रहा है, ये 3 मीटर पर सेकंड से चला और ये स्प्रिंग है जिसका कि कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, वो है 100 न्यूटन पर मीटर। वो क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट? 100 न्यूटन पर मीटर, ये हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है। ठीक है, ऐसा द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग एंड वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक एज इट रिटर्न्स टू द ओरिजिनल पोजीशन। अच्छा भाई, ब्लॉक को जैसे ही हमारा ये स्मूथ सरफेस है, सरफेस कैसा है? हॉरिजॉन्टल सरफेस स्मूथ है, तो स्मूथ सरफेस है तो कोई एनर्जी डिसिपेट नहीं होगा। टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू स्प्रिंग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट होगा और फिर ये हाफ के एक्स स्क्वायर वापस इसको काइनेटिक एनर्जी में मिलेगा। इट मीन्स 3 मीटर पर सेकंड जा रहा था तो वापसी भी 3 मीटर पर सेकंड से होगा, क्योंकि कोई एनर्जी डिसिपेशन नहीं हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन। एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा ये कन्वर्ट हो जाएगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, और फिर जब ये वापस आएगा तो इसको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा और स्प्रिंग अपने पास कुछ नहीं रखेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं मैक्सिमम, अगर मान लो हमारा XM है मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, मैक्सिमम कंप्रेशन अगर हमारा यही है x मैक्स मैक्सिमम कंप्रेशन, तो हम लोग लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी एट द टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग इज कन्वर्टेड इनटू हाफ के x मैक्स स्क्वायर। ये स्टोर हो गया है, कन्वर्ट हो गया। ठीक है, एट x मैक्स काइनेटिक एनर्जी विल बी stored in elastic potential energy किसका? ऑफ स्प्रिंग। तो ऐसा लिखेंगे हम लोग, काइनेटिक एनर्जी कितना था? तो हाफ m इंटू 3 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ k का वैल्यू था 100 इंटू एक्स मैक्स का स्क्वायर। ठीक है भाई, एक्स मैक्स का स्क्वायर ऐसा लिखेंगे। मास कितना था भाई? तो हाफ मास का था वैल्यू 25, तो हाफ इंटू 25 इंटू 3 स्क्वायर मीन्स 9 इज इक्वल टू ये हो गया 50 इंटू एक्स मैक्स स्क्वायर। एक्स मैक्स का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं कितना भाई? तो यहाँ पे हाफ यहाँ जा कर के 100 हो गया, 25 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, 9/4 इज एक्स मैक्स स्क्वायर, इसलिए एक्स मैक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई? तो 3/2 हो जाएगा, दैट इज 1.5। तो 1.5 मीटर का ये हो जाएगा एक्स मैक्स मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, और रिटर्निंग स्पीड जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भाई? तो वो हो जाएगा माइनस ऑफ 3 मीटर पर सेकंड। 3 मीटर पर सेकंड से स्ट्राइक किया था तो माइनस ऑफ 3 मीटर पर सेकंड से ये रिटर्न होगा। क्लियर है? तो -3 मीटर पर सेकंड और 1.5 फाइला, ये ऑप्शन इसका करेक्ट निकल गया। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई परेशानी नहीं। ये भी जितना काइनेटिक एनर्जी लेके आएगा पूरा का पूरा एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन स्टोर्ड हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम स्पीड ब्लॉक का 0 हो जाएगा तो उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी नहीं बचेगा, सारा का सारा स्टोर। लेकिन ये धक्का मार करके फिर से उसको वही स्पीड गेन करा देगा और अपना नेचुरल लेंथ रीगेन कर लेगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं और ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। जल्दी से इसको ट्राई कर लो। वेरी गुड क्वेश्चन, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, बहुत बढ़िया, एंड एक्सेलरेट्स। ठीक है, इट्स एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम इज एज शोन इन द फिगर। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल बी, इसका मैक्सिमम स्पीड निकालने हैं, मैक्सिमम स्पीड निकालने हैं, वी मैक्स का वैल्यू हमें कैलकुलेट करने हैं। कर दो भाई कैलकुलेट, जल्दी से कर दो, जल्दी कर दो भाई। मैक्सिमम स्पीड निकालने हैं, इसके कैसे निकालेंगे? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। अच्छा भाई, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया बताता है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी इज ADT मीन्स एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम कर्व, ये होता है चेंज इन वेलोसिटी। तो पहले रेस्ट से स्टार्ट किया है, तो अगर मैं ये बोलूं कि मैक्सिमम स्पीड पूछ रहा है
तो यहाँ से 11 तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। पॉजिटिव है मतलब क्या, स्पीड बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा। पहले ज़्यादा फोर्स लग रहा था, ज़्यादा एक्सेलरेशन था, मीन्स पर सेकंड ज़्यादा हमारा चेंज हो रहा था वेलोसिटी। अब पर सेकंड वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है भाई, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव। वेलोसिटी भी रेस्ट से जब शुरू किए हैं तो जिधर एक्सेलरेशन होगा उधर ही फोर्स होगा और उधर ही हमारा स्पीड गेन करेगा, क्योंकि स्टार्टिंग वेलोसिटी इज 0। तो अब उधर वेलोसिटी उधर ही एक्सेलरेशन, उधर वेलोसिटी उधर ही एक्सेलरेशन, तो इस वेलोसिटी विल इंक्रीज धीरे धीरे इंक्रीज ही करता रहेगा। जब तक पॉजिटिव है एक्सेलरेशन तब तक स्पीड में क्या होना है, इंक्रीमेंट ही होना है। सो मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगा, 11 सेकंड पे होगा, क्योंकि उसके आगे का इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। उसके पहले 0 से लेकर 11 सेकंड तक हमेशा पॉजिटिव ही रहा है, मतलब बाइक को समझो धक्का दिए जा रहे हैं। पहले ज़्यादा एक्सेलरेशन था, बाद में कम हुआ, लेकिन धक्का दे ही रहे हैं, तो स्पीड तो बढ़ ही रहा है, स्पीड बढ़ ही रहा है। तो स्पीड मैक्सिमम होगा एट 11 सेकेंड। वी मैक्स इज एट टी इज इक्वल टू 11 सेकेंड, ठीक है। और वो मैक्सिमम स्पीड क्या होगा, तो 0 से लेकर 11 सेकेंड में तक में कितना इंक्रीमेंट हुआ स्पीड में, वो हम निकाल सकते हैं। सो हम लोग t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 11 सेकेंड की बात करेंगे। तो dv को इंटीग्रेट किया और इधर a dt को इंटीग्रेट किया। t इज इक्वल टू 0 टू 11 सेकेंड, यहाँ भी v0 और ये v 11 सेकेंड का, तो यहाँ पे निकालेंगे तो v 11 सेकेंड पर का वही मैक्सिमम स्पीड होगा और v0 तो हमारा 0 था, स्टार्टिंग वेलोसिटी तो 0 था। और ये क्या आएगा, तो एरिया अंडर कर्व, एरिया निकालने पड़ेंगे। एरिया इज इक्वल टू, तो यही तो हमारा जो v 11 सेकेंड पे है वही हमारा मैक्सिमम स्पीड है, तो v max इज इक्वल टू एरिया अंडर दिस AT कर्व का एरिया निकालेंगे, वही हमारा v max हो जाएगा। ये एरिया कितना आ जाएगा जल्दी से कैलकुलेट करके बता दो भाई। तो v max इज इक्वल टू यहाँ पे आया वो एरिया, तो एरिया है ट्रायंगुलर पोर्शन है, हाफ इंटू बेस, बेस है 11 इंटू हाइट, हाइट कितना है भाई, तो 10। ये है हमारा, कितना मिल जाएगा भाई, तो 55। तो 55 मीटर पर सेकेंड विल बी द मैक्सिमम स्पीड। पहले हमारा वेलोसिटी 0 था तो v max माइनस 0, यही चेंज इन वेलोसिटी हुआ, जो कि एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम कर, तो 55 मीटर पर सेकेंड आया। अगर हमारा इनिशियल वेलोसिटी कुछ दिया होता ना तो फिर वो ऐड होता है यहाँ पे। अगर इनिशियल वेलोसिटी दे देता कि 10 है तो हमारा v max माइनस 10 होता 55, तो ये इधर आकर 10 ऐड होता तो 65 बन जाता। फिलहाल के लिए क्या ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट, तो वो हो जाएगा ये। अगर स्टार्टिंग में दिया होता कि नहीं भाई स्टार्टिंग में तो हमारा 10 मीटर पर सेकंड से जा ही रहा था और एरिया आया 55, तो उस कंडीशन में v max क्या हो जाता भाई, तो 65 मीटर पर सेकंड हो जाता। लेकिन ऐसा तो दिया नहीं है, क्वेश्चन में दिया है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, इसलिए ऐसा हम लोग दिखाएंगे। तो ये सब क्वेश्चन थे, मिक्स क्वेश्चन थे भाई, जिसमें भी डाउट हो आपने देख ही लिया, और ऐसे क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते रहें